अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, जैसे आपको बहुत सी खुशाइन तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं, जैसे कि एक तब्दीली जी है। हाँ, इसी तरह हम न्यूज़ रूम का आगाज़ भी एक मुनफरिद और एक अलग अंदाज से करेंगे, क्योंकि इंतखाबात की आमद है और सियासी गहमा गहमी और हलचल को इंतखाबात से पहले की खूबसूरती समझा जाता है, और यकीनन सियासी जमातों की ये ज़रूरत भी है। इसलिए हर रोज़ आपको रोड टू इलेक्शन के ज़रिए न्यूज़ रूम के आगाज़ में हम इंतखाबी तैयारियों, अहम उम्मीदवारों और उनके मद्दे मुकाबिल कौन कौन है, इस सब के बारे में बताएंगे। और आज हम लाहौर की स्पेसिफिक लाहौर के 2 हल्के बड़े इंटरेस्टिंग है। वैसे तो मजमूई तौर पर यहाँ पर 14 कौमी असम्बली के और 30 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। एक इंटरेस्टिंग तरीन हल्का NA 130 का है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करें। लेकिन आज हम आपको लेके जा रहे हैं वो है हल्का NA 127। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, अता तारड़ नून लीग से और आज़ाद उम्मीदवार मलिक ज़हीर अब्बास खोखर यहाँ मैदान में हैं। जबकि सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं उस पर मुस्लिम लीग नून के मलिक असद अली खोखर हैं, पीपल्स पार्टी के अदनान गोरसी हैं, आज़म खान नियाजी हैं, मियाँ मिसबाहुर रहमान हैं, फ़रत अब्बास हैं, फैसल मीर भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब हम इस हल्के का बगौर जायज़ा लेंगे, यहाँ के मसाइल जानेंगे, ये किन इलाकों पर मुश्तमिल है, कौन लोग यहाँ पर बसते हैं, बिरादरियाँ क्या हैं, उम्मीदवार क्या कहते हैं, क्या दावे करते हैं, और जो आवाम के मसाइल हैं उनका हल क्या बताते हैं, मकीनों के क्या मुतालबात हैं, हुकूमती नुमाइंदों से उनके क्या तासुरात वो रखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, इस सब पे हम आज तफसीलन बात करने जा रहे हैं। तो रोड टू इलेक्शन में आज का जो हल्का है वो है हल्का NA 127, NA 127। ये इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कमबैक प्लान कर रही है। अब इस हल्के के जो डायनामिक्स हैं वो ज़रा देख लें। यहाँ पर मजमूई तौर पर 5,27,044 वोटर्स हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि माजी में इस हल्के पर मुस्लिम लीग नून विराजमान रही है। तो इस बार ये हल्का किसका, देखिए। जहां आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है, वहीं लाहौर का हल्का NA 127 तवज्जो का मरकज है। इस हल्के से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ और आज़ाद उम्मीदवार मलिक ज़हीर अब्बास खोखर हैं। NA 127 में वोटर्स की कुल तादाद 5,27,044 है, जिसमें मर्द वोटर्स 2,73,014 और खातून वोटर्स की तादाद 2,54,030 है। हल्का टाउनशिप, ग्रीन टाउन, विफाकी कॉलोनी, चुंगी मरसदू, जौहर टाउन, बागड़ियां चौक और फैसल टाउन के इलाके तक फैला हुआ है। 2018 में मुस्लिम लीग नून के परवेज मलिक इस हल्के से कामयाब हुए थे। उनकी वफात के बाद 2021 के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने शाइस्ता परवेज मलिक को टिकट दिया। शाइस्ता परवेज मलिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल को शिकस्त देकर मुंतखब हुई थी। नई हल्का बंदियों के तहत NA 127 के अंदर 5 सूबाई हल्कों के कुछ हिस्से आते हैं। PP 157, 160, 161, 162 और 163 के कुछ इलाके NA 127 में आते हैं। कौमी असम्बली के हल्का 127 में सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तों में से PP 157 से आज़ाद उम्मीदवार फ़रत अब्बास हैं। उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के अदनान और नून लीग के नसीर अहमद हैं। यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद 2,24,152 है। PP 160 से मुस्लिम लीग नून के मलिक असद खोखर मजबूत उम्मीदवार हैं। उनके मद्दे मुकाबिल आज़म खान नियाजी और पीपल्स पार्टी के मियाँ मिसबाहुर रहमान हैं। यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद 1,66,507 है। PP 161 से मुस्लिम लीग नून के उमर सुहेल ज़िया भट्ट, पीपल्स पार्टी के फैसल मीर और आज़ाद उम्मीदवार फारूक जावेद में मुकाबला है, जहां पर कुल वोटर्स 2,49,732 हैं। PP 162 में नून लीग के शहबाज अली खोखर, PP के मंजर अब्बास खोखर और आज़ाद उम्मीदवार शबीर गुज्जर में मुकाबला है। यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद 2,31,442। PP में नून लीग के मियाँ इमरान जावेद, पीपल्स पार्टी के फयाज भट्टी और आज़ाद उम्मीदवार अजीमुल्लाह खान में मुकाबला है। यहाँ पर वोटर्स की तादाद 1,65,296 है। तो लाहौर का हल्का NA 127 जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस हल्के में हमेशा नून लीग गालिब रही है और इस बार बिलावल भुट्टो भी मैदान में है। हल्के के बड़े मसाइल में खराबी, सिवरेज और टूटी सड़कें शामिल हैं, और बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि अगर वो आएंगे तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर वो आएंगे, खैर मसाइल देखें यहाँ के लोगों के हैं क्या। कौमी असम्बली का हल्का NA 127 का ज्यादातर हिस्सा पसमानदा, जबकि कुछ इलाके पोश हैं। फैसल टाउन, ग्रीन टाउन, टाउनशिप समेत कई अहम इलाके इस हल्के में शामिल हैं। NA 127 की एक तरफ पोश आबादी है तो दूसरी तरफ पसमानदा इलाके भी अपने मसाइल बयान कर बहार कॉलोनी, विफाकी कॉलोनी, बागड़ियां, कच्चा जेल रोड जैसे इलाके कई मसाइल का शिकार हैं। इन इलाकों में जगह जगह कूड़े के ढेर, तजावुजात, खराब सिवरेज, टूटी सड़कें मुकीनों के लिए परेशानी का बायस बन रही हैं। अहले इलाका का कहना है
कि गुज़िश्ता 15 साल से नून लीग इस हल्के से बरसर इक़्तिदार रही है। PTI को भी नुमाइंदगी मिली, लेकिन मसाइल जूं के तूं हैं। बिजली के खंभे प्रॉपर नहीं लगे हुए, बिजली की प्रॉपर नहीं है, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, इलेक्शन से पहले की टूटी पड़ी है। गैस आंदी नहीं, 4 महीने ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 9-10 ਵਜੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਭਾਨੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ 8000 ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ। हल्का NA 127 में हुकूमत ने शौकत खानम, अकबर चौक, फ्लाईओवर जैसे मंसूबे भी मुकम्मल किए हैं, लेकिन अभी भी बेपनाह मसाइल हैं। जहाँ इतने मसाइल हों, जहाँ इतनी परेशानी, किसी का बेवफा होना है कोई सानेहा क्या, क्योंकि ये उम्मीदवार इन दिनों में दावे करेंगे कि ये जो है सड़क भी बन जाएगी, सिग्नल भी लग जाएंगे और वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही जीत जाते हैं तो फिर अपने हल्के की तरफ पलट कर देखते नहीं हैं। लेकिन इन दिनों में सब पुरुम्मीद हैं, पुरज़्म हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ को ही देख लीजिए, वो पुरुम्मीद हैं कि 8 फरवरी का सूरज उनकी जीत का पैगाम लेकर तुलू हो रहा है। उनके ख्याल में नून लीग की कैंपेन इस हल्के में सबसे बेहतर है और वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त भी देंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ NA 127 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ मौजूद हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब, सबसे पहले इतनी सर्दी में कैंपेन किस तरह लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इधर बहार कॉलोनी मौजूद हूँ और इधर बड़ी कसीर तादाद है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी, मुसलमानों की भी। तो मैं यहाँ पे, मेरा बड़ा टाइम गुजर रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैं बड़े जलसों में और कॉर्नर मीटिंग में बिलीव नहीं करता। ये जो है ना बैठकों वाला प्रोग्राम, ये गली वालों के अंदर जाके लोगों से गपशप वाला, तो मैं अब डोर टू डोर जा रहा हूँ और इस कैंपेन का रंग बदल रहा हूँ अल्लाह ताला के फजल से। अच्छा तारड़ साहब, ये 127 ही क्यों? मेरी इत्तला के मुताबिक ये आपका पहला इलेक्शन है सियासी सफ़र में, तो 127 ही क्यों? देखिए, मेरी फैमिली बहुत सारे इलेक्शन लड़ती रही है। यहाँ पे मेरे दादा साबिक सदर पाकिस्तान मरहूम रफ़ीक तारड़ साहब जौहर टाउन में रिहायशी थे 1995 से। डार साहब का इलेक्शन लड़ा 97 में, 2008 में उमर सैयद भट्ट साहब का लड़ा और भरपूर अपना किरदार अदा किया। तो इस हल्के से, इलाके से पुराना ताल्लुक़ है। मेरे यहाँ पे फैमिली भी बहुत सारी बैठी है, तो बस बिलावल साहब से मुकाबला है। और यहाँ शेर धाड़ है, हर जगह जहाँ जाते हैं शेर के नारे लग रहे हैं। अच्छा, आपका ये पहला इलेक्शन है और सामने बिलावल जरदारी, वो ये बार बार बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि लाहौर मेरा है, मैं लाहौर का मालिक हूँ, तो वो बार बार रिट को चैलेंज कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि बिलावल साहब कोई यहाँ पर आपका उनके साथ मुकाबला है, तो कैसा? और तीसरी तरफ PTI के ज़हीरबाज खोकर भी हैं, तो मुकाबला आपका है किसके साथ? देखिए, बात यह है, बिलावल साहब का शहर कराची हमारा प्यारा शहर है। वो टैक्स देते हैं, हमें रेवेन्यू कलेक्ट होता है। समुंदर पे रहते हैं, पीने का पानी लोगों को नहीं दे सके, टैंकरों में से लोग पैसे दे के पानी जो है वो लेते हैं। और कूड़ा करकट और तबाही बर्बादी कर दी उस शहर की। कराची का अमन, जब बोरी बंद लाशें मिलती थी, भत्ताखोरी होती थी, जुल्म ज़्यादती होती थी, तो नवाज़ शरीफ ने बहाल किया। कराची की रोशनी नवाज़ शरीफ ने बहाल की। बिलावल साहब एजेंडा क्या लेके आए हैं, बता सकते हैं कि उनका एजेंडा क्या है? इसको तख्ते लाहौर कहते थे यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, और कि इसको क्रिटिसाइज़ करते थे। अब इधर आ गए हैं, उनको अभी तक ख़ास पजीराई यहाँ पे नहीं मिल रही। सिर्फ कुछ कोशिश उन्होंने की है कि थोड़े से लोगों को इकट्ठा करके अपने साथ लेके चला जाए। बाकी वो लोग बाहर से आए हुए हैं, कोई सिंध से आया हुआ है, कोई गुजरांवाला से आया हुआ है, कोई फैसलाबाद से आया हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा पोजीशन अच्छी है। और ये जो मैं गली महलों वाली बात कर रहा हूँ ना, डोर टू डोर वाली, इससे हमें बड़ी तकवीत मिली है, बड़ा फ़ायदा मिला है। लोगों से एक इनफरादी रब्ता कायम किया है। तो मैं तो गलियों में फिर सकता हूँ, बिलावल साहब फिर सकते हैं। अच्छा, 127 में इलाके कौन कौन से हैं? आपने कहा आप गलियों में फिर रहे हैं, और वहाँ पे लोगों के बुनियादी मसाइल क्या हैं? देखिए, ग्रीन टाउन हो गया, टाउनशिप हो गया, वफाकी कॉलोनी हो गई, जौहर टाउन हो गया, बहार कॉलोनी हो गई, कोट लखपत का पूरा एरिया हो गया, पिंडी राजपूता हो गया, उसके अलावा कच्चा जेल रोड हो गया। ये मेजर इलाके यहाँ पे बड़े डेंसली पॉपुलेटेड थिक पॉकेट्स मौजूद हैं। और हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चूँकि अमर सद्दू का एक एरिया ऐड हुआ है, वाल्टन वाला जी, वाल्टन कंटोनमेंट के भी 2 वार्ड इस हल्के में आते हैं। तो मैं तो पूरा इलाका 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा फिर चुका हूँ। तो अब जाके लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब तमीर और तरक्की का एजेंडा लेके आए हैं। 2018 से पहले का जो पाकिस्तान था, जिसमें महंगाई नहीं थी, बेरोज़गारी नहीं थी, गुर्बत नहीं थी, पेट्रोल 63 रुपये था, डॉलर 100 रुपये के ऊपर था, बिजली 12 रुपये यूनिट थी, ये सारी बातें लोगों को बता रहे हैं। और लोगों को नवाज़ शरीफ साहब पर एतमाद है, यकीन है, क्योंकि बिलावल साहब तो पंजाब गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते। तो इनके गली नाली के मसाइल, इनके सीवरेज के मसाइल, इनके सड़कों के मसाइल कौन हल करेगा? उनको इस बात का पता है। तो मेरा ख्याल है लोग जो हैं वो इस बात को मानते भी हैं, जानते भी हैं, और लोगों की भरपूर सपोर्ट हासिल है। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे हमेशा शेर जीता है। ये हल्का अल्लाह के फजल से हम कभी हारे नहीं, और इंशाअल्लाह ताला बफजले खुदा अब भी नहीं हारे। जनाब बिलावल भुट्टो की कैंपेन जो चलाने वाले पीपल्स पार्टी के फैसल मीर हैं, उन्होंने अपने मुस्तकबिल का लाही अमल भी सामने रख दिया है।
इस वक्त मेरे साथ सूबाई असम्बली के 161 के पीपल पार्टी के कैंडिडेट फैसल मीर साहब मौजूद हैं। जी फैसल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो लाहौर से पहली मरतबा इलेक्शन लड़े हैं और लाहौर से उन्होंने 127 का इंतखाब किया है, क्यों? जी, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है और 33,000 वोट पिछले इलेक्शन में भी लिए थे। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा जो सिटिंग एमएनए थी, कोई सिटिंग एमएनए अपनी सीट नहीं छोड़ता, वो 1 साल पहले ये सीट छोड़ चुकी थी, यहाँ से आना बंद कर दिया। अली परवेज़ मलिक साहब ने ट्राई की, उनको भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आई और वो भी गिव अप कर गए। अब ये हल्का एक किस्म का कैंडिडेट लेस था नून लीग के लिए। तो एकदम जब ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फैसला किया कि मैं यहाँ पे था कैंडिडेट, तो मैं नीचे एमपीए पे आया हूँ। जब चेयरमैन साहब 127 पे आए हैं तो इनके पास बंदा कोई नहीं था इलेक्शन लड़ने के लिए। ज़बरदस्ती गुजरांवाला से उठा के अता तारड़ साहब को एक कुर्बानी देने के लिए यहाँ पे वो ले आए हैं। और इस वक्त जो अता तारड़ साहब हैं उनकी सूरत हाल इतनी कमज़ोर है, उन्हें क्योंकि इस हल्के से है नहीं है, ना कभी वो यहाँ पे आए हैं, ना गलियों का पता है, ना लोगों का पता है। उसके बाद नून लीग के जो अपने लोग हैं वो उनको नहीं जानते। मैं आपको सेफली बता रहा हूँ कि 50,000 वोट से कम बिलावल साहब जो है अता तारड़ को हराएंगे और इनको वापस गुजरांवाला जहाँ से ये आए हैं वहाँ पे हम पहुँचाएंगे। पंजाब की ये सीट चेयरमैन साहब ने हमें कमिट किया है कि वो इसी सीट को रिटेन करेंगे और यहीं से वज़ीर आज़म बनेंगे और वज़ीर आज़म लाहौर से होगा, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। बहुत शुक्रिया। तो ये फैसल मीर की गुफ्तगू है, जबकि जो मामलात हैं इस वक्त हल्का एन 127 के, उसके हिसाब से सेनेटर ताज हैदर ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया। पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। वो कहते हैं एन 127 से कारकुनों की गिरफ्तारी पर शदीद रद्दअमल देते हुए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। और ख़त में कहा गया कि एन 127 से बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो की हिमायत करने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। पीपी के हिमायत याफ्ता अफराद को मुनहरिफ करने की भी कोशिश की जा रही है और पीटीआई के बाज़ अरकान ने पीपी में शमूलियत का ऐलान भी किया है। जी हाँ, पीपल्स पार्टी में जो शामिल होने वाले अरकान हैं उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। ताज हैदर ने गिरफ्तार तमाम कारकुनों की रिहाई और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया और शदीद मुतालबा किया उन्होंने। खैर, हल्का एन 127 की हम बात करें, इसको भी हमने बाबर डोगर साहब के साथ डिस्कस भी करना है, लेकिन उससे पहले अवाम किस पार्टी को वोट देने का इरादा रखते हैं ये भी ज़रा जान लीजिए, ताकि फिर हम सारा कुछ जो मवाद है उसको लेकर जाएं और फिर बाबर डोगर साहब जो इस हल्के को कवर करके उनसे बात करें। अब चंद दिन बाकी हैं, तमाम उम्मीदवार अपनी अपनी कैंपेन कर रहे हैं, सब कहते हैं हम जीतेंगे, फैसला वोटर का। तो खैर ये इस हल्के के मामला हैं। जवेरिया ज़रा मुझे इजाज़त दें, मैं थक गया हूँ बैठे बैठे। ये इजाज़त बहुत ज़रूरी है। मैं ना अब आपको यहाँ अकेला छोड़ के ज़रा जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और अब हम कोशिश करते हैं कि जाके देखें, बाबर डोगर साहब से पूछते हैं मामलात हैं क्या, हल्का कवर करके आए ना। खास तौर पे वो जो सरप्राइज वोटर की बात करें वो किस हद तक सच है या कितनी नहीं है, वो जरा जानना चाहेंगे आप। जरा चलें जी, न्यूज़ रूम चलते हैं। ये वो मोबिलिटी है, ये वो न्यूज़ रूम है कि जिसके ज़रिए हमने मुसलसल आपको अपडेटेड भी रखना है और आपको इसका हिस्सा बनाना है। तो बाबर डोगर साहब को हमने इसका हिस्सा बनाया। आपको बाबर डोगर साहब नज़र भी आ रहे होंगे, आ जाएँ। बाबर डोगर साहब सिर्फ 127 घूम के आए हैं, हम तो 128 का भी नतीजा चाहते हैं आपसे और वक्त से पहले चाहते हैं। आ जाएं, क्या सूरत हाल है? वो जो एक सरप्राइज़ वोटर की आप बात कर रहे हैं, अब वो सरप्राइज़ वोटर जो है वो किस हद तक आपको मिला? देखिए, वहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं। पीपल पार्टी बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चला रही है। बिलावल भुट्टो ने कमेटियाँ बनाई हुई हैं, 20 कमेटीज़ हैं। वो कमेटियाँ जो हैं उनको इलाके दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर अपनी कैंपेन चला रहे हैं। दूसरी तरफ अता तारड़ जो है वो खुद गली मोहल्ले में जा रहे हैं और खुद इसका इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि बिलावल डायरेक्ट कैंपेन में नहीं है। वो रैली उन्होंने निकाल ली या उन्होंने वहाँ पर एक सेमिनार कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ अता तारड़ खुद कैंडिडेट खुद गली मोहल्लों में जा रहा है, लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है। तीसरा जो फैक्टर है वो है वहाँ पर पीटीआई। वहाँ पर पीटीआई जो है, आपको पता है कि वहाँ पर शबीर गुज्जर जीते 2021 में, 2018 में नज़ीर चौहान जीते, यानी कि पीटीआई का वहाँ पर वोट बैंक मौजूद है। अब सरप्राइज़ जो है वो ये है कि पीटीआई का वोट बैंक जो है वो उस तरह से खुल के सामने नहीं आ रहा। मगर मैं सारा दिन हल्के में रहा तो लोग भाग जाते थे, बात नहीं कर रहे थे। पीटीआई पीएमएलएन या पीपल पार्टी का वोटर था वो खुल के अपना इजहार करता है, अपनी राय का इजहार करता है, लेकिन पीटीआई का वोटर डर रहा था, भाग रहा था। अगर वो वोटर उस दिन बाहर निकलता है तो फिर इट कैन बी एनीबॉडीज गेम, फिर बड़ा सख्त मुकाबला है। इसमें एक चैलेंज और भी है ना डोगर साहब, मजमूई तौर पे बल्ला गया, बल्ले के जाने के बाद एक हल्के में अब 4 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं बल्ले वाला हूँ, मैं बल्ले वाले का बंदा हूँ, तो वो भी तो वोट बैंक काटेगा ना।
یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر معاملات انٹیکٹ ہیں؟ دیکھیں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے وہاں پر لوگوں تک. کتنے امیدوار ہیں جو ایسا دعویٰ کر رہے ہیں میں بلے والا ہوں؟ دیکھیں وہاں پر فی الحال تو ظہیر باز کھوکھر ہیں اور وہی اپنی کیمپین بھی چلا رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ ان کے پورے حلقے میں عمران خان کے ساتھ ان کے بینرز بھی لگے ہوئے ہیں, ان کے پلے کارڈ بھی لگے ہوئے ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ظہیر باز کھوکھر ہی پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ. ٹھیک ہے, لیکن اس کا جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کھل کے اپنی کیمپین کر رہے ہیں. تیسرا کینڈیڈیٹ جو ہے اس پہ ایشوز ہیں, وہ تھوڑا سا اس پہ آپ کو پتہ ہے. تو وہ جو فیکٹر ہے وہ بڑا اسٹرانگ فیکٹر ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے پاس بلہ نہیں ہے, اس کو لوگوں تک پہنچنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ میرے پاس یہ نشان ہے, پہلی بات. جبکہ 2 کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ آپ دیکھیں گلی محلہ ہر جگہ پہ ان کے آفیسز ہیں. آپ وہاں پر 2 طرح کا جو طبقے ہیں وہ وہاں پر ہیں. وہاں پر ایک قائد انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, اس کے اچھے خاصے ورکرز ہیں, مزدور طبقہ ہے, وہ بھی سارے ورکرز. جیسے آپ کو نشان دکھا کے بتانا پڑے گا یہ بینگن ہے, اس پہ لگانا ہے, اور وہ طبقہ بھی اسی علاقے میں رہا ہے. اس کے ساتھ گرین ٹاؤن ہے, وہاں پہ پوش ایریاز بھی ہیں, اور جو پوش ایریا ظاہر بات ہے وہاں پر اویئرنیس زیادہ ہے. لیکن جو میں نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا بہت زیادہ جو ان کا فوکس ہے وہ ہے ورکر کلاس میں. وہاں پر وہ بہت محنت کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ وہاں بہار کلونی ہے, وہاں مائنورٹیز کا بہت زیادہ ووٹ بینک ہے. وہ ایزی ہے پیپلز پارٹی کے لیے, پیپل پارٹی کے لیے ایزی ہے. تو عطا تارڑ جو ہے 2 کے مسلم لیگ نون جو ہے وہ وہاں سے 2008 میں, 2013 میں, 2018 میں, پھر 2021 کے بائی پولز میں جیتی. لیکن 2021 کا جو بائی پول تھا اس میں پیپل پارٹی کو بھی 35,000 ووٹ پڑے. پی ٹی آئی نے چھوٹا نمبر نہیں ہے. اب یہ ایک ایسا حلقہ ہے جہاں سے پی ٹی آئی بھی جیتی, پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے بھی وہاں سے 35,000 ووٹ دیا ایک الیکشن میں اور رنر اپ رہے, اور نون لیگ بھی 3 دفعہ جیتی ہوئی ہے. لیکن اس میں ڈوگر صاحب اگر عطا تارڑ اور بلاول بھٹو زرداری اس حلقے سے ہیں, عطا تارڑ جا رہے ہیں ڈور ٹو ڈور, ہاں جی میں عطا تارڑ, مجھے آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں, میں پہلی بار الیکشن لڑا ہوں, مجھے ووٹ دے رہے ہیں. ایک بلاول بھٹو زرداری ہیں جو صرف اور صرف ایک کارنر میٹنگ کے ذریعے یا جلسے کے ذریعے یا مختلف ٹی وی انٹریکشنز کے ذریعے اپنا میسج دے رہے ہیں. دونوں میں فرق ہے. اب اس علاقے میں آپ گھومے پھر رہے ہیں تو وہ جو کنسیو کرنے کا معاملہ ہے ان کے لیے ظاہر ہے وہ بندہ انہیں بھلا لگے گا جو ڈور ٹو ڈور آ رہا ہے, پوچھ رہا ہے, ان سے ہاتھ ملا رہا ہے, گلے مل رہا ہے, انہیں بول رہے ہیں آپ بے فکر ہو جاؤ, میں ساتھ چلوں گا تھانے, بے فکر ہو جاؤ, میں اسسٹنٹ کمشنر کے پاس چلتا ہوں. دیکھیں یہ ڈور ٹو ڈور کیمپین کا کتنا امپیکٹ ہے؟ یہ بہت بڑا امپیکٹ ہے. اسی چیز کا جو تھوڑا بہت ایج ہے وہ عطا تارڑ کو ملنا ہے. میں یہ آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ اسی چیز کا ایج ان کو ملنا ہے. بلاول کمیٹیز کے ذریعے سے اپنی کیمپین چلا رہے ہیں. وہ جو کمیٹی ہے اس پہ ریلائی کر رہے ہیں. وہ جتنا ڈور ٹو ڈور کیمپین کرتی ہے, لیکن کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے ووٹر وہ چاہتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کو وہ خود ملے. ووٹر کی ایکسیس جو ہے وہ بلاول تک نہیں ہے, لیکن عطا تارڑ تک اس کی ایکسیس ہے. وہ جا کے مل رہے ہیں, میں خود ان کے ساتھ پھرا ہوں, اور میں نے پھر دیکھا ہے کہ وہ لوگوں سے مل رہے ہیں, لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, ان کو اپنا فون نمبر دے رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں. وہ بعد والی بات ہے. فی الحال الیکشن تک اویلیبل ہیں, لیکن بلاول نہیں ہے. اور الیکشن تک آپ بھی اویلیبل رہیں گے. لیکن ابھی مجھے ذرا واپس جانا ہے. جویریہ زید پتہ نہیں کیوں کہہ رہی ہے کہ جی واپس آ جائیں, شاید انہیں بریک لینی ہے, کیا معاملہ. ڈوگر صاحب اب اگلے حلقے کی طرف آپ کب ہمیں لے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں انتظار رہے گا, جب آپ کہیں گے لے جائیں گے, جلد لے جائیں گے. خیر جی, لاہور کا یہ حلقہ NA 127 اور بابر ڈوگر صاحب کی جو فائنڈنگ ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اب اس طرف آ گئے جی. اس ساری روٹین میں ایک چیز بہت ضروری ہے, ایکسرسائز بڑھانی ہوگی, ہیلدی کھانا کھانا ہوگا, کیونکہ جو بھاگ دوڑ شروع ہو گئی ہے نا, اس سے بھی ایک مسئلہ ہی ہوگا, سانس پھولنے لگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوگا. چلیں آپ کے پاس کیا آ گیا؟ جس طرح سے خوش آئند تبدیلیاں ہوئی ہیں نا, تو یہ بھی تبدیلی لانی بہت ضروری ہے. لیکن ایک چیز بہتری ہے, ہم صوفوں پہ آ گئے, اب ذرا تھوڑا ہم کمفرٹیبل ہو سکتے. ہاں, لیکن یہ ہے کہ بابر ڈوگر صاحب نے بڑا خوبصورت انالیسس دیا, اور عطا تارڑ کو ایج حاصل ہے, بس یہ جملہ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہی دیکھیں ہمارے جو بیوروز ہیں, ہمارے جو رپورٹرز ہیں, اور ہماری جو ٹیم ہے وہ ایگزیکٹ وہاں پہ موجود ہے, اور جو ایگزیکٹ آن گراؤنڈ سچویشن ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کیمپین میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ کی طرح یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا, اب ہم یہ کریں گے, ہم نے یہ کیا, یہ کریں گے. لیکن عوام کیا کہہ رہی ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے, جو کہ ہم آپ کو یقیناً ہر روز بتائیں گے. حلقہ ایک لیں گے اور اس حلقے کے بارے میں ایک سے زیادہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے, کیونکہ ہمارا یہ جو 5 to 6 ہے اس میں ہماری کوشش رہے گی کہ روڈ ٹو الیکشن کی جو ٹرانسمیشن ہے اس میں آپ کو حلقوں کی طرف لے کر جائیں, معاملات, مسائل, امیدواروں سے ملوائیں, سروے کی صورت بھی آپ کو بتائیں کہ چل کیا رہا ہے. خیر ملک میں بہت کچھ چل رہا ہے, اور اس چلنے چلانے میں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف بھی عوام کے درمیان موجود ہیں, کیونکہ یہ انتخابات کا موسم چل رہا ہے. تو خیر شہباز شریف صاحب آج یہ کہتے ہیں کہ مسائل کا حل صرف اور صرف
نواز شریف کے پاس ہے. سیلاب میں جو کام کیا اس سے موازنہ کر لیں, اس سے ہمارا اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنا کام کرتے ہیں, اور فیصلہ آج ہی ہو جائے گا. انہوں نے راجن پور کے لوگوں کو یہ بھی کہا کہ میں یہاں کوئی احسان جتانے نہیں آیا ہوں, یہ ہمارا کام ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں. بتا بھی سب کچھ دیا اور احسان بھی نہیں جتایا. جدوں ایتھے سیلاب آیا میں چپے چپے راجن پور جو تھی گیا تھوڑی خدمت واسطے. او یاد ہے کہ کوئی نہ یاد ہے؟ میں کوئی یہاں پر کوئی احسان جتانے نہیں آیا, بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نواز شریف جو میرا قائد ہے اور آپ کا قائد, اس نے مجھے حکم دیا کہ آج جنوبی پنجاب کے لوگ پریشانی میں ہیں, ان کو یہ احساس نہ ہو کہ چونکہ خادم اعلیٰ لاہور سے ہے اور جنوبی پنجاب ڈوبا ہوا ہے, یہ لاہور بیٹھا ہے, یہ ڈوبے میں, یہ ممکن نہیں ہے. بالکل میں آ گیا یہاں پہ. اچھا جناب, اب ہم ان کی بات کرتے ہیں جو شہباز شریف کو ایک وقت میں بڑا ایڈمائر کر رہے ہیں. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ پرانی سیاست کرنے والا جو بھی الیکشن جیتا ہے وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو کہ طلبہ سے گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی الیکشن جیتے وہ انتقامی سیاست نہ کرے اور اپوزیشن حکومت کو چلنے دے. سیاست کے لیے غلط معاشی فیصلے کا بوجھ پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں. یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نیت اگر ٹھیک ہو تو IMF کے شرائط کے ساتھ بھی غریبوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی طلباء کے درمیان موجود ہیں, نوجوانوں کے درمیان موجود ہیں, اور اس طرح سے جو ووٹر ہے اسے انگیج کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ ضروری بھی ہے. شہباز شریف جو ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے طلباء سے اسی طرح کے ایک مکالمے میں بات چیت کی تھی, ان کے سوال سنے تھے, ان کے کنسرنز کو ایڈریس کیا تھا, اور پھر اسی طرح سے آج بلاول بھٹو زرداری بھی اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی میں موجود تھے اور طلباء سے انہوں نے انٹریکٹ کیا, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پرانی سیاست ہے وہ تو نفرت کی سیاست ہے, تقسیم کی سیاست ہے, وہ ہم نہیں کرنا چاہتے. لوگوں کو ایک دوسرے کو تسلیم بھی کرنا ہوگا, جو جیتے اسے مانے, اور اپوزیشن بھی پھر حکومت کو چلنے دے. یہ بھی ان کا دعویٰ ہے کہ اگر IMF کی کڑی سے کڑی شرائط ہی کیوں نہ ہوں, اس کے باوجود بھی غریبوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے. کوئی سبسڈی, کوئی ریلیف ان کی نظر میں انہیں لگتا ہے کہ حکومتوں کے پاس گنجائش ہوتی ہے اور اس سارے معاملے کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن سو فار یہ دعوے ہیں, ان کی حقیقت کیا ہوگی یہ یقینی طور پر 9 فروری 2024 سے آنورڈ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. عادل صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, محمد عادل صاحب, ڈائریکٹر نارتھ. عادل صاحب بہت شکریہ. یقینی طور پر یہ انتخابات کا موسم ہے, اور انتخاب ہو اور دعوے نہ ہوں یہ یقیناً کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ایک ہی جملے میں, ایک ہی سانس میں آتی ہیں. اب یہ خاص طور پر یہ جو ایک نیا ٹرینڈ ہے یونیورسٹیز کے بچوں کے ساتھ انگیج کرنا, اس کا کریڈٹ تو خیر نارول کھاکڑ صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے لمز جا کر اس کا آغاز کیا اور پھر انہوں نے خوب پذیرائی بھی پائی. لیکن نوجوانوں کو ایڈریس کرنا, کیٹر کرنا, اس میں آپ کو یہ سنجیدہ نظر آ رہے ہیں یہ تمام لوگ, چاہے وہ شہباز شریف ہوں, بلاول ہوں, یا یہ صرف آپٹکس کی گیم ہے, صرف نظر آنا ہے کہ ہاں جی نوجوانوں کے نئے مسیحا ہم ہیں؟ میرے خیال میں تھوڑا لیٹ نہیں, تھوڑا نہیں, کافی لیٹ ہو گئے. جو ایک چیز پینیٹریٹ کر چکی ہے نوجوان نسل کے اندر, وہ ان کے اندر اب سے نہیں ہے. وہ اس کو ایک لانگ, جو ایک طویل وقت ہے جس سے وہ پینیٹریشن ان کے دماغ میں ہوتی ہوئی آ رہی ہے. تو اب جو انٹریکشن ہے, چاہے وہ بلاول صاحب ہوں, چاہے شہباز شریف ہوں, چاہے آرمی چیف ہوں, چاہے پرائم منسٹر آف پاکستان ہو, تو یہ ایک اٹیمپٹ ہے, کوشش ہے کہ وہ ان کے درمیان, ان کے ذہنوں میں جو کنفیوژن ہے وہ دور کی جا سکے. تو وہ یہ صرف ایک, آپ کو پتہ ہے کہ 35% 40% یوتھ ہے, یہ صرف چند یونیورسٹیز کے طلباء کا ایشو نہیں ہے. تو یوتھ کو پراپر طریقے سے اور ان کے طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کرنا زیادہ ضروری ہے, اور ان کے جو مسائل ہیں, جو ان کی ریزرویشن ہے, جو ان کی آبزرویشنز ہیں, اس کو بھی جو ہے وہ دور کرنا بہت ضروری ہے. تو میرے خیال میں یہ لانگ پروسیس ہے, اور ابھی الیکشن کے قریب ایک کوشش کی جا سکتی ہے جو کر رہے ہیں یہ سیاسی رہنما, لیکن وہ کیا اس ذہن میں جو ان کی جو خلش ہے وہ دور ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی, یہ تو 8 فروری. اچھا جناب, ابھی ہم نے پہلے جو بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو سے پہلے آپ کو کراچی کا علاقہ ناظم آباد, وہاں کی صورتحال بتائی تھی. بتاتے ہیں آپ کو کہ ہوا وہاں پہ کیا. وہاں پہ پیپلز پارٹی اور MQM کے جو کارکنان تھے ان میں تصادم ہوا اور وجہ بنی جھنڈا
लगाया गया। MQM का एक कारकुन इसमें जहां बहक हुआ, दूसरा जख्मी हो गया। इस वाक़े के बाद जो मुश्तिल अफराद थे उन्होंने 2 गाड़ियों को आग भी लगाई। MQM ने पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आसिम हुसैन को इस तसादुम का जिम्मेदार करार दे दिया है। तो कराची में अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर जो है वो लाशों की सियासत हो रही है, और इलेक्शन के सीज़न में कि जहाँ पर खुश उसलूबी से मामला जो हैं वो चलने चाहिए, वहाँ पर एक बार फिर झंडा लगाना एक बहुत ही छोटा सा मामला है, लेकिन इसे हम बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं। यही वो अदम बर्दाश्त का मसला है जो ओवरऑल प्रिवेल कर चुका है अनफॉर्चुनेटली, और इसका ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हर एक को इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपना अपना किरदार अदा करना होगा। एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को जो है वो हमें तस्लीम करना, और को एग्जिस्टेंस यानी मैं और आप एक साथ इस माशरे में रह सकते हैं, इसको तस्लीम करना होगा और इसे नॉर्मल बनाना होगा। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ मुझे ही हक़ है या सिर्फ आपको ही हक़ है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक हम ऐसे छोटे छोटे मुश्किल और पेचीदा मसाइल में उलझे रहेंगे। नाज़िमाबाद का जो मामला है, इस पर जो रद्दअमल आ रहा है वो भी आप तक पहुँचाएँ। तो मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके हमारे कारकुन को शहीद किया। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने ये इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि गोलियाँ चलाने वाले पुलिस मोबाइल के साथ खड़े थे, जिसकी वीडियो भी है। उन्होंने कहा कि फायरिंग डॉक्टर आसिम हुसैन के कहने पर की गई है। कुछ लोग शहर का अमन ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। चौक पे आकर हमारे झंडे उतारकर अपने झंडे लगा रहे। कारकुनों ने जब रोका तो हाथापाई करके चले गए। पुलिस के साथ 4 पुलिस की मोबाइलें उस वक्त मौजूद थी। जब वापस आए हैं हमला करने के लिए, 4 पुलिस की मोबाइलों के साथ आए। डॉक्टर आसिम के कहने पर आए, वो साथ आए, डॉक्टर आसिम के कहने पर आए, और बाकायदा आकर उन्होंने मारने के लिए आए पूरे हथियार बरदार जत्थे के साथ। रहनुमा MQM फ़याज़ कायम खानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फ़याज़ कायम खानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़याज़ साहब, इंतखाबात से पहले एक बार फिर हम देख रहे हैं कि कराची जिसमें इस तरह की जो खून खराबा है वो किसी भी सियासी माहौल से पहला होना एक रिवायत सी बन चुकी है, और हम देख रहे हैं कि फिर से ये वाक़या पेश आया है। अदम बर्दाश्त दोनों जमातों की जानिब से दिखाया गया है। MQM का क्या टेक है इस पर? देखें, बिल्कुल एक क्लियर सी बात है। ये बात तो बिल्कुल इससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ कि दोनों जमातों की तरफ से अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया जा रहा है। हमारे 6 कारकुन शहीद हुए हैं 1.5 महीने 2 महीने के अंदर। 6 कारकुनान को शहीद करने वाले पीपल्स पार्टी के कारिंदे हैं। ये डॉक्टर आसिम को जो है पीपल्स पार्टी ने टारगेट दिया है कराची का, ठीक है, और ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, कि जी इन्होंने ये पता करने के लिए यहाँ पे इन्होंने जो है कैंप लगाया हुआ है। असल बात क्या है कि पीपल्स पार्टी गुंडा अनासिर को लेके हर हल्के के अंदर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, पूरा नेटवर्क सारा का सारा इनका। पीपल्स पार्टी ने MQM पर अफरा तफरी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया है। सईद गनी ये कहते हैं कि ये शफाफ तरीके से इलेक्शन नहीं जीत सकते। मुस्तफ़ा कमाल खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। पूरे वाक़े की और कराची शहर में जो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है, उसका अगर कोई ज़िम्मेदार है तो मुस्तफ़ा कमाल है। उसकी पिछली कई आप 15 दिन की 20 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं, उसकी तकारीर उठाएं, सवाए पीपल्स पार्टी को गालियां देने के, धमकियां देने के वो कोई काम कर। लिहाजा अगर हमें इस शहर में अमन कायम रखना है तो हमें कोई सख्त इक़दाम इदारों की तरफ से उम्मीदें कर लेंगे। ये मुतालबा किया था इलेक्शन कमीशन से भी, मैंने मुतालबा किया था कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी, कि खुदा के लिए कराची के अमन को बरकरार रखने के लिए जो ये चंद वाक़यात मैंने आपको गिनवाएं इससे पहले, उस पर कार्रवाई करें, उसको रोकें। अगर आप नहीं रोकेंगे इनको शय मिलेगी और ये अपनी रिवायती दहशतगर्दी के ऊपर उतर आएंगे। MQM के जो कन्वीनर है खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो ये कहते हैं कि सारी हदें पार हो गई हैं। आखिरी 10 दिन में बता दिया जाए कि क्या हमारे साथ यही होना है। शहर का अमन ख़राब हो रहा है, पुलिस जुल्म में बराबर की शरीक है, और पुलिस के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। किस बात का तावान है जो इस शहर से बार बार लिया जा रहा है। इस इंतखाबात में ये 6ठा शहीद है। आपने जो कब्जा किया हुआ था कराची के आउटस्कर्ट्स पे, हम इनको चैलेंज करने जा रहे हैं तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और आप अब नाज़िमाबाद में जाकर आपने हमारे दफ्तर पे हमला किया है। सियासी जमातें तो खैर एक दूसरे पर फायरिंग का इल्ज़ाम लगा रही हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी कि फायरिंग का जिम्मेदार कौन है। DIG वेस्ट आसिम कायम खानी ने मीडिया से गुफ्तगू की है और ये कहा है
कि फायरिंग हुई है, मगर किस तरफ से हुई है, किसी को असलहा साथ ले जाने की इजाज़त तो नहीं है। अब ये कि जिस तरह अभी कायम खानी साहब भी फरमा रहे थे कि 1.5 महीने में कुछ कारकुनान जो हैं वो जाम बहक हुए हैं, और पीपल्स पार्टी का दावा ये है कि MQM ये सारा कुछ करवा रही है, MQM का दावा ये पीपल्स पार्टी करवा रही है। इसमें कराची का जो एक आम शहरी है, न्यूट्रल शहरी है, या जो अभी डिसाइड कर रहा है उसने किससे वोट देना है, वो परेशान है कि ये करवा कौन रहा है। और वो जब ये सवाल पूछता है तो इस सवाल को पूछने के लिए वो सिंध पुलिस की तरफ देखता है, और DIG वेस्ट ऐसे में ये कहते हैं कि फायरिंग हुई तो है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि किस तरफ से हुई, और असला तो खैर अलाउ ही नहीं है, तो फिर असला जो है वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है। कोई DIG वेस्ट साहब को बताया कि कराची में एक अरसे से जो है वो भत्ताखोरी और ये वाक़यात चलते रहे और असला इस्तेमाल होता है, कोई मुँह ज़बानी ये काम नहीं हो रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही है। एक लेटेस्ट कुछ अपडेट आई है, वो आपसे ज़रा शेयर कर लेते हैं, और जैसे ही वो आती है आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक लाल डब्बे की सूरत में हम आपको बताते हैं, और फिर हम वहाँ से उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें वो दस्तयाब नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये खबर है जी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि PP 160 में मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया है, और वो ये है कि PTI रहनुमा इरफान अब्बासी और दीगर ने मलिक असद खोखर की जो हिमायत है उसका भी ऐलान किया, उनसे मुलाकात भी की है, और इस तरह से मुस्लिम लीग नून में इस वक्त ने शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो लाहौर का ये हल्का, इसकी अपडेट राना वहीद से। राना वहीद, फिर कितने लोग आ गए मुस्लिम लीग नून में मजीद, और हिमायत का ऐलान कर दिया मलिक असद खोखर की? जो हल्का है उसके खिलाफ जिसको पीपी रहमान के इरफान अब्बासी है और अपने साथी और माइक मुगल की मुस्लिम नून के नामों के लीडर मलिक असद खोखर से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर पीपी रहमान वाले साथियों ने जो है उसे में शमूलियत इख्तियार किया, जो अपने साथी है साथ का टिकट होल्डर है, चेयरमैन नामजद है, मुस्लिम नून से शमूलियत इख्तियार किया। इसी तरह मियां मोहम्मद रफीक का नाज़मी आला जामिया हनफिया अनवारुल कुरान, उन्होंने भी मुस्लिम नून में शमूलियत इख्तियार की है। इरफान बाकी जो मेरी रहनुमा है और नायक अली मुगल जो नायक सदर से PTI से, उन्होंने भी उसी लोग ने जो है शमूलियत तैयार की है। और PTI रहनुमा ने लीगी उम्मीदवार मलिक असद खोखर के साथ चलने पर इत्तेफाक भी किया है। और ये ठीक है राना वहीद, थैंक यू फॉर अपडेटिंग PP 160 लाहौर का ये हल्का सूबाई असम्बली का, और बहुत सारी और बातें भी आपसे डिस्कस करनी है, कौन क्या कह रहा है, कुछ देर बाद मिलते हैं, कुछ देर बाद में हमने ब्रेक का स्टाइल भी चेंज करना है, कुछ देर बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और अब हम इंतखाबात से आगे चलते हैं, कुछ दीगर अहम इश्यूज़ की हम बात करेंगे। अफ़गानिस्तान दहशत गर्द निकला है, इसके सबूत मिल चुके हैं, एक बार फिर से सबूत मिले हैं, वो क्या हैं और जो तहकीकात हुई हैं उनमें क्या पेशरफ्त हुई है, इस पर हम बात करेंगे। सियासी गहमा गहमी की हम बात करेंगे, और इसके साथ जो कराची में सियासत हो रही है और इंतखाबात से पहले जो गर्मा गर्मी वहाँ पे है, और लाशों की सियासत शुरू हो गई है, लगाने पे ये मामला शुरू हो गया, और मुल्क भर में जो मजमूई तौर पर इस वक्त माहौल है सियासी गहमा गहमी का, कोई तलबा से गुफ्तगू कर रहा है, कोई जाकर राजनपुर में लोगों को बता रहा है कि सैलाब में मैंने आपकी किस तरह से मदद की, और कोई हल्का NA 130 के आवाम से कह रहा है आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हो, क्यों, कैसे कर लेते हो। इस तरह की सारी बातें आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी ज़रूरी भी थी। मुल्क में काला धन कमाने वालों के लिए एक बुरी खबर है, यकीनन उनके लिए अच्छी खबरें होनी भी नहीं चाहिए। स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए नोट्स को लाने का उसूली फैसला कर लिया है। नए नोट्स को बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर के तहत छापा जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक नए नोट्स को रंग, सीरियल नंबर्स, डिज़ाइन और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मुतारिफ करवाया जाएगा। तमाम नए नोट्स के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका है और उम्मीद है ये मार्च तक मुकम्मल भी हो जाएगा। तो इट्स क्वाइट अ स्टेप। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, क्योंकि जो कैश में डीलिंग्स रहती हैं वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, और फिर जो स्टॉक कर लेते हैं लोग अपने यहाँ कैश, और करोड़ों रुपए या अरबों रुपए मौजूद होते हैं। यही इक़दाम इंडिया ने भी किया था, अपने करेंसी नोट को रातों रात बदल कर, रातों रात बंद करके अचानक जब चेंज किया और एक डेडलाइन सेट की कि लोग जो है वो अपने पुराने करेंसी नोट्स को जो है वो ले जाकर बैंक से चेंज करवा लें। तो ऐसे में जिसकी जेब में 5-10 हज़ार 15-20 हज़ार था वो तो जा सकता था, क्योंकि इतनी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आपको समझ आ जाती है इतनी रकम होगी, लेकिन कोई भी अपने अरबों रुपए ले जाकर बैंक से चेंज नहीं करवा सका। सो दैट्स हाउ यू कंट्रोल इट। और इस तरह से स्टेट बैंक ने भी अभी पॉलिसी बना ली और मार्च तक कहा जा रहा है इस पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद हो जाएगा। नए नोट्स होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होंगे, और जो उसका आप कह लीजिए फ्रेमवर्क है उस पर काम शुरू हो चुका है। मार्च तक इस पर वर्किंग हो जाएगी। चलें, अभी भी काला धन रखने वालों के पास तकरीबन कोई
2 माह हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अपने कैश फ्लो को बेहतर कर सकते हैं और इस काले को सफ़ेद कर सकते हैं या फिर कौमी धारे में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्लैक मनी है ये इन एनी वे जो है उसको वो परमिसिबल नहीं होती। और खैर नजीब नाइट ने हमें ज्वाइन किया कराची से, और स्टेट बैंक और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान की मईशत पर नज़र रखते हैं बड़ी गहरी। नजीब, ये तो फिर बड़ा ज़बरदस्त एक इक़दाम होने जा रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन अगर ये होता तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट था, या ये डेडलाइन देकर मार्च का एक आपके सामने एक टाइम लाइन देकर स्टेट बैंक ने खुद एक मोहलत भी फराम की है, क्या इसकी खबरें क्या है, बनेगा क्या, होगा किस तरह? जी बिल्कुल, स्टेट बैंक की जानिब से ऑफिशियली तो इस हवाले से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन आज मॉनेटरी पॉलिसी इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग की गई। उसके बाद गवर्नर स्टेट बैंक ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में ये बताया कि मुल्क में काला धन कमाने वालों के लिए हवाले से एक बड़ा फैसला किया गया है कि स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोटों को लाने का उसूली फैसला कर लिया है। नए नोटों को बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छापा जाएगा, और नए नोटों को रंग, सीरियल नंबर, डिज़ाइन और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मुतारिफ कराया जाएगा। तमाम नए नोटों की डिज़ाइन का फ्रेमवर्क जो है वो उन्होंने कहा कि शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। मुल्क भर में जाली नोटों की शिकायत को देखते हुए ये फैसला किया गया है। ये अब तक ऑफिशियली तो नहीं बताया गया, लेकिन सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में गवर्नर स्टेट बैंक ने ये बताया है कि इस हवाले से फ्रेमवर्क जो है वो तैयार हो चुका है। जी ठीक है, तो अभी फ्रेमवर्क तैयार हो गया है, ये कंफर्म किया जा रहा है, लेकिन इस पे बाकायदा तौर पर काम शुरू करते हुए इसको डिस्क्लोज़ कर देना सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में, डोंट यू थिंक ये आइडिया आउट करके ये थोड़ा सा नुकसानदेह भी हो सकता है? क्योंकि इन एनी वे ज़रा इस तरह के मामला जैसे इंडिया ने किया, रातों रात किया था, तो कोई खबर नहीं थी उसकी। आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों की जानिब से ये सवालात पूछे जाते हैं, और इस पर पहली बार गवर्नर स्टेट बैंक ने इस पर काम के हवाले से बताया है। और ये सवाल यकीनन एक बड़ा सवाल था कि जो काला धन और ख़ास तौर पर जाली नोटों का मामला वो यहाँ मुल्क में जो है संगीनी इख्तियार करता जा रहा था, और इस हवाले से यकीनन स्टेट बैंक को कोई बड़ा इक़दाम करना था, और अब गवर्नर स्टेट बैंक ने इस हवाले से आगाही दी है। ठीक है, और इसमें नजीब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कैश फ्लो है वो उसके नंबर्स होंगे स्टेट बैंक के पास कि किस तरह से कितना एक एस्टिमेटेड एक नंबर होगा कि कितना काला धन है जो फ्लोट करता है मंथली, क्वार्टरली या एनुअली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं हमारी रहनुमाई कीजिएगा, क्योंकि आपकी ये डोमेन है, आप इसको देखते हैं। ये जो ओवरऑल इकॉनमी होती है उसका जो फ्लो है, उसमें जो कैश फ्लो है उसको तो इम्पैक्ट नहीं आता, उन नंबर्स पे तो नहीं होता, क्योंकि ये आउट ऑफ द बुक सारी चीज़ें होती है ना, इनका ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी अचानक कोई अरबों रुपए वो तो नहीं, डंप तो नहीं हो जाएंगे। अगर ये सिक्योरिटी फीचर्स जो है आलमी मयार की होती हैं, तो ये यकीनन स्टेट बैंक के लिए और मुल्क में जो माशी मामलात के हवाले से एक अहम इक़दाम होगा, और काफ़ी मदद मिल सकेगी ना सिर्फ स्टेट बैंक को, दीगर जो इदारे हैं जो इस हवाले से इंक्वायरीज करते हैं माली मामलात के हवाले से, उनको काफ़ी मदद मिल पाएगी अगर इस तरह का कोई बड़ा फीचर जो है उसमें नाफिज होता है। जी अच्छा, ये सारे नोट्स बदलने की बात हो रही है, यानी 20 रुपये का नोट, उसके अलावा हमारा 50 रुपये का, बीच में 75 का भी आया था, लेकिन वो तो खैर लोग मोबाइल के पीछे ही लगा के घूम रहे हैं, 100 का भी नोट है, या ये बड़े नोट 1000 और 5000 के नोट तक की बात हो रही है? जी बिल्कुल, तमाम छोटे और बड़े नोट, तमाम नोटों के हवाले से ये बताया गया है कि इनको रीलॉन्च किया जाएगा, और इनमें जो फीचर्स हैं वो नाफिज की जाएंगी, और इनके रंगों में भी वो रद्द-ओ-बदल किया जाएगा, और ये तमाम ही नोट जो हैं उनको दोबारा जारी किया जाएगा। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये रहता है कि नए नोट आए लेट्स से, यानी आपने तय किया कि जी 1 मार्च को नए नोट आ गए, अब उसके साथ वो पुराने नोट, क्योंकि हम पहले भी ये देख चुके हैं कि नए नोट का इंडक्शन और पुराने नोट का साथ साथ पैरेलल चलना वो भी साथ साथ होता है और एक अरसे तक चलते ही रहते हैं। यहाँ पर ये फिर क्या मतलब आपने क्या जज किया गवर्नर स्टेट बैंक की गुफ्तगू में कि नए नोट आएंगे और पुराने वो कहते हैं ना ठक करके बंद हो जाएंगे? जी बिल्कुल, एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, और तो फिर तो काला धन कैसे खत्म होगा? एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इस टाइम तक जो है ये नोट रहेंगे, और लोग जो हैं इस टाइम तक ये नोट जमा करा दें और एक्सचेंज करवा लें। यकीनन इस हवाले से स्टेट बैंक की जानिब से कोई पॉलिसी मुतारिफ की जाएगी, और ताकि लोगों की आसानी के लिए लोग आसानी से जो है नोट अपने एक्सचेंज करा सकेंगे।
ٹھیک ہے, شبر زیدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. نجیب آئی ریکویسٹ آپ بھی ساتھ رہیے گا. شبر زیدی صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ جو تیاری ہے نئے نوٹس متعارف کروانے کی, ہاؤ ڈو یو سی اٹ, یہ کتنا اچھا رہے گا؟ یہ جو آؤٹ آف دی بکس پیسے فلوٹ کرتے ہیں, کیش فلو ہے, کس طرح سے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے؟ کتنا اچھا اقدام ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت اچھا کام ہے جو کیا جا رہا ہے. یہ اس طرح سے جو, اور مگر ایک ٹائم اس کے ساتھ یہ ٹائم کرنا چاہیے کہ جو پرانے نوٹ ہیں وہ ایک عرصے کے بعد کینسل ہو جائے گے. اچھا, اس میں زیدی صاحب یہ جیسے انڈیا نے کیا تھا اوور دا نائٹ اس نے اس کو ختم کیا اور اگلے دن بینکس کے باہر آپ کو یاد ہوگا لائنیں لگ گئی تھی. ہمارے ہاں آپ سمجھتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ ہم نہیں دیکھیں, یہ میری ہی تجویز ہے کہ آپ اوور دا ٹائم کریں نا. آپ یہ کہتے ہیں جو ہے آج جنوری ہے نا جی, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اٹ ول ٹیک another 5 months 6 months. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, another 5-6 months میں آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جو کیش ہے سارا وہ بڑے ایزیلی ہمارے, آپ کو پتہ ہے سسٹم میں کتنے لوپ ہولز ہیں, آپ خود کئی ٹی وی انٹرویوز میں بتا چکے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ پھر وہ ادھر سے واپس مینیج ہو جائے گا نئے نوٹس کی صورت؟ کس سے ہو جائے گا؟ نئے نوٹس آپ نے لانچ کیا اور پرانے نوٹ آپ ختم کر رہے ہیں, جو ہمارے یہاں لوپ ہولز ہیں سسٹم کے, آپ نہیں سمجھتے کہ وہ پرانے نئے میں کنورٹ ہو جائیں گے, یعنی لوگ کروا لیں گے بینکنگ چینل سے اس کو بھی, یا اس پہ کوئی لمٹ بھی رکھنی پڑے گی؟ یہ ہوگا کیسے؟ دیکھیے سارے کا کرنا, سب کا کرانا چاہیے, 100% الاؤ کرنا چاہیے کہ جو بھی آئے اس کو کنورٹ کر دیں آپ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی کنورژن نہیں کرائے گا الٹیمیٹلی تو وہ جو اس کے بعد انڈکلیئرڈ ہے وہ نہیں کرائے گا نا. آپ کو یہ چاہیے کہ جو کنورٹ کرانے آئے نا اس کا آپ صرف آئیڈنٹی کارڈ لینے بس. ٹھیک ہے, یعنی وہ اس کو سسٹم میں آپ لے آئیں. دوسرا, اس میں دونوں نوٹس پرانے اور نئے کو پیرالل چلانے سے کچھ کام بہتر ہو سکتا ہے یا آپ کو اچانک شٹ ڈاؤن کرنا ہوگا پرانے؟ 6 مہینے دونوں پیرالل چلیں گے نا جی. ٹھیک ہے, 6 مہینے دونوں پیرالل چلنے چاہیے. اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں تمام نوٹس چینج کرنے چاہیے کچھ, یا کچھ جو بڑے نوٹس ہیں 5000 اور 1000 کا اس کی طرف رہنا چاہیے؟ جیسے 5000 اور 10000 کا لگتے, باقی کو چل رہے ہیں. 10000 کا بھی نوٹ ہونا چاہیے؟ نہیں, 5000 اور 1000 جو ہے. ٹھیک ہے, اور باقی پرانے نوٹس چلتے رہنے چاہیے. اور اب ضرورت نہیں ہے کہ اس کی ضرورت نہیں, مسئلہ 5000 اور 1000 کا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دوسرا اس میں یہ کہ شبر زیدی صاحب ذرا رہنمائی فرمائیے گا کہ جو انٹرنیشنل ایس او پیز ہیں یا ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اکارڈنگلی اب ہمارے کرنسی نوٹ میں جو لیٹسٹ لانچ ہوا اس کے فیچرز اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگ کچھ چیز مسنگ ہے, کچھ ایڈ آن کرنے کی ضرورت ہے, یا وی آر اپ ٹو ڈیٹ؟ نہیں, وہ ٹھیک ہے, نوٹ پر خرابی, نوٹ ٹھیک ہے, ہمارے نوٹ ٹھیک ہے, مگر ہمارے نوٹ سسٹم میں I'm sorry زیدی صاحب, we cannot hear you but thank you so much. جی پلیز. نوٹ کی شکل میں کوئی خرابی نہیں ہے, نہ ان کی پرنٹنگ پہ کوئی خرابی ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں نوٹ ایسے ہیں جو ہمارے سسٹم میں اگر اس پاپولر سسٹم میں آ جائیں تو پاکستان کا بہت بڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تقریباً میرے حساب سے اس وقت ہماری جو سرکولیشن ہے وہ شاید 9 ٹریلین کے آس پاس ہے, اور یہ سارا ہم ڈاکیومنٹڈ کر سکتے ہیں اگر ہم یہ کام کر لیں. جی ایگزیکٹ. ٹھیک ہے, چلیں, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. ایک نیوز کے لیے آپ نے وقت نکالا. شبر زیدی صاحب, نجیب نائش ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. سو اس تجویز کو مجموعی طور پر اچھا دیکھا جا رہا ہے, اور اس کے آنے سے شبر زیدی صاحب کے بقول یہ کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کی جو اکانومی ہے اس میں اچھے نمبرز کا اضافہ ہو سکتا ہے. تو لیٹس سی. بالکل ایسے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 5000 اور 1000 کی تبدیلی ہوگی نوٹوں کی, باقی جو ہیں وہ ویسے ہی چلیں گے. تو اس کے لیے ایک ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے. اربوں روپے 10-10 روپے کے نوٹ میں کر کے رکھے گا جویریہ, سوچیں. بالکل ایسا ہی ہے. نہیں, ہمارے وہ جو نجیب نائش سے وہ کہتے ہیں نا, شاید یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ سارے نوٹ ہی تبدیل ہوں, لیکن ابھی جیسے پالیسی آئے گی ڈکلیئر ہوگی, وہ بھی پورا کا پورا سب کچھ. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے اور اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو اوور آل ایک اچھی تبدیلی یہ بھی ہمیں لگ رہی ہے, جو کہ یقیناً خوش آئند ہوگی. جو مسئلے ہیں, جو لوپ ہولز ہیں, وہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے کچھ کم ہو جائیں گے. خیر, ملکی سیاسی صورتحال جو ہے وہ اس کی ہم بات کر لیتے ہیں. موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے اور سیاسی گرما گرمی بھی بڑھتی جا رہی ہے. قائد نون لیگ نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں جان بوجھ کر سزائیں دی گئی ہیں. وہ جج بھی رخصت ہو گیا جس نے کچھ دن بعد چیف جسٹس بننا تھا. وہ جج میرے مقدمات پر مانیٹر بن کر بیٹھا تھا. چور کی داڑھی میں تنکا تھا, اسی لیے اس نے استعفیٰ دیا. کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے, اور وہ میرے کیسوں پہ مانیٹر بن کے بیٹھا ہوا تھا, مانیٹر. اور اسی نے کہا تھا کہ نواز شریف کے کیسز جلدی چلاؤ تاکہ اس کو جلدی سزا ہو جائے اور جان چھوٹے اس سے. آج دیکھیں وہ استعفیٰ دے رہے ہیں اور نواز شریف آپ کے سامنے کھڑا ہے.
खैर लोग इस्तीफ़ा देकर चले गए। नवाज शरीफ लोगों के दरमियान हल्का N 130 में थे। उधर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ राजनपुर में थे और उन्होंने वहाँ पर अवामी इज्तिमा से खिताब में ये कहा है कि मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। सैलाब में जो काम किया उससे हमारा मुवाजना कर लें, आज ही फैसला हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एहसान जताने नहीं आया, ये खिदमत तो हमारा फ़र्ज़ है, आइंदा भी करेंगे। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਰਾਜਨਪੁਰ ਜੋ ਥੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ याद है कि कोई ना याद है। मैं कोई यहाँ पर कोई एहसान जताने नहीं आया, बताना ये चाहता हूं कि नवाज शरीफ जो मेरा कायद है और आपका कायद, उसने मुझे हुक्म दिया कि आज जनूबी पंजाब के लोग परेशानी में हैं, उनको ये एहसास ना हो कि चूंकि खादमे आला लाहौर से है और जनूबी पंजाब डूबा हुआ है, ये लाहौर बैठा है, ये डूबे में ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मैं आ गया यहाँ पे से निकालो। नवाज शरीफ साहब को सुना, शहबाज शरीफ को सुना, बिलावल को भी सुनते हैं जो ये कह रहे हैं कि पुरानी सियासत करने वाला जो भी इलेक्शन जीतता है वो नफरत और तकसीम की सियासत करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो कि इस्लामाबाद में तलबा से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि जो भी इलेक्शन जीते वो इंतकामी सियासत ना करे और अपोजिशन हुकूमत को चलने दे। सियासत के लिए गलत मौशी फैसले का बोझ पाकिस्तान के अवाम आज भी उठा रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर नीयत ठीक हो तो IMF की शराइत के साथ भी गरीबों का ख्याल रखा जा सकता है। हाँ, उन्होंने कहा अपोजिशन हुकूमत को चलने दे। हाँ। जबकि यही वो तमाम लोग थे कि जिन्होंने तय किया था कि हुकूमत को नहीं चलने देना और फिर ये एक हुए और फिर एक हुकूमत को चलता किया। ऑल्दो वो आइनी तरीक़ाकार है और आइनी वे आउट है, तो इस तरह से आइंदा के लिए अलबत्ता ये तय किया। अब जी इस इक्वेशन में मजमूई तौर पे आपको मुस्लिम लीग नून नज़र आ रही है और पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत को पुराना कह रहे हैं, कदीम कह रहे हैं और ख़ुद को कह रहे हैं कि वो नौजवान सियासतदान हैं, नई सोच के आदमी हैं और एक दूसरे को मुनाजरे का चैलेंज दिया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में कहा जा रहा है कि एक डिबेट हो जाए। इस मुनाजरे पर अवाम की क्या राय है, लोग क्या समझते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो वो क्या समझते हैं, किन बातों पर बात होनी चाहिए। लीग माशाल्लाह है बड़े ज़ोर शोर से जलसे कर रही है और बिलावल भी आए हुए थे। सारी पार्टियां अपना मंशूर पेश कर रही हैं। बात तो ये है कि जो मंशूर इन्होंने पहले इलेक्शन से पहले पेश कर रहे हैं, बाद में भी उस पर अमल दरामद करें और मुल्क के हालात अच्छे हों। हर तरफ से यही खबरें आ रही हैं कि नून लीग ज़्यादा पावर में आना चाह रही है, उसको सपोर्ट मिल रही है अंदरूनी भी बैरूनी भी, और ऐसा लग रहा है कि नून लीग आ जाएगी। नवाज शरीफ को ही आना चाहिए और वही इंशाल्लाह आएगा कि उसी ने कोई काम किए हैं जो किए हैं। बाकी तो सब ये बातें बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं। दोनों ही चोर पार्टियां पहले आपस में एक दूसरे के साथ मिले रहे हैं, अब गालियां देते रहे हैं एक दूसरे को, फिर साथ मिले रहे हैं, अब फिर वो इनका ड्रामा। मैं समझता हूँ जो नवाज शरीफ साहब ने जो किया है, इनकी पार्टी ने किया है, शायद ही किसी हुकूमत ने किया हो। वैसे ही ये पहले मुल्क के हालात तो ठीक करें, दोनों अपनी अपनी बारियाँ खेल के चले गए, मुल्क के हालात उसी तरह ही। अभी हम बात करते हैं पाकिस्तान में होने वाली जो दहशत गर्दी है उसके पीछे अफ़गानिस्तान के हाथ हैं और अफ़गानिस्तान इसमें मुलव्वस है। हुकूमत पाकिस्तान की आला सतह की तहकीकात ने पड़ोसी मुल्क की साजिश को ये कहेंगे कि एक बार फिर बेनकाब किया है। मुतअद्दिद बार राब्तों के बावजूद जो है ये बरादर इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशों को ख़त्म करने में नाकाम रहे हैं। दस्तावेज़ात ये बता रहे हैं कि कलअदम TTP और दहशत गर्दों को माली रकूम और आलात अफ़गानिस्तान देता है और खालिद खरासानी, मौलवी अहमद महसूद, गौहर खान वज़ीरिस्तानी और मौलवी अहमद दावड़, इन्हें 5 लाख अफ़गानी करेंसी से ज़ायद माहाना भी अदा किए जाते रहे हैं। ये भी आला सतही तहकीकाती कमेटी में इंकशाफ हुआ है। खैर इस तरह से अफ़गानिस्तान जो है उसका बाकायदा आप कह लीजिए कि जो हाथ है और उसके पे रोल पर कौन कौन है और किस तरह से कलअदम TTP ऑपरेट कर रही है, ये मामलात आला सतह की जो तहकीकाती कमेटी है उसने डिस्क्लोज़ कर दिए हैं। लेट्स सी सफारती सतह पर इस मामले का क्या हल निकलता है, क्योंकि मामलात मेज़ पर ही हल होते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान और ईरान के जो मामलात में जो तनाव था, जो कशीदगी थी, वो ख़त्म हुई है और ताल्लुकात मामूल पर लाने का ये मिशन लिए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान की वज़ारत ख़ारजा आमद हुई है इस्लामाबाद। पाकिस्तानी हम मनसब जलील अब्बास जिलानी से उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई, 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया और इस तरह से वो जो खिंचाव था, वो जो एक तनाव था जिसमें ईरान ने पहल की और ईरान के उस हमले के बाद जिसमें 2 बच्चे शहीद हुए, 3 ज़ख्मी हुए, पाकिस्तान ने जवाब दिया, 7 दहशतगर्द मारे और फिर सफरा की वापसी हुई और अब मामलात ये हैं कि वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इस्लामाबाद आए हैं। तो इस तरह से 2 बरादर इस्लामी मुल्क
दोबारा से एक पेज पर आ गए। बिल्कुल ऐसी है, जो कशीदगी है वो कुछ कम होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान ईरान का जो डायलॉग है वो दोबारा करने का फैसला हुआ है दहशतगर्दी पे। मौजूदा मुश्तरका मैकेनिज़्म को भी बरूए कार लाया जाएगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने यह कहा है कि दोनों ममालिक के बेहतरीन ताल्लुकात ख़त्ते की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। The close relationship between Pakistan and Iran are not only imperative for shared prosperity and development of our two peoples, but also an important source of stability for the region. We had detailed and comprehensive exchange of views on all issues of interest to both countries. Pakistan and Iran have resolved to expand our cooperation, especially in the political and security domains. खैर इस मौके पर ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, उन्होंने कहा कि मुश्किलात आर्जी हैं, मसाइल हल हो जाएंगे और हो जाने चाहिए। ईरानी सदर भी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे, उन्होंने ये खुशखबरी भी सुनाई है। In conclusion, I would like to wish a very successful and safe elections for the Pakistani people and government. از خدای بزرگ و سبحان بهترین ها رو برای همه خواهران و برادران خود در پاکستان مسئلت دارم. And I pray دولت و ملت خیر ایران پاکستان معاملات جو ہیں وہ درست سمت پر آ گئے ہیں اور یہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں کسی بھی بڑے سے بڑے مسئلے کا حل جو ہے وہ ٹیبل پر ہونا چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ میں آپ کو بھی ٹیبل پہ لے کے بیٹھا ہوں کہ جو بھی مسائل ہیں انہیں حل کریں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا عبید، بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ جب ایران کی جانب سے انیشیٹو لیا گیا، اٹیک کیا گیا، پاکستان نے جب جواب دیا تو ایک تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ کسی اور ملک کی طرح پاکستان کو نہ ہلکا لیا جائے، دوسرا یہ کہ پھر انہیں اندازہ ہوا کہ اچھا ان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جو بھی معاملات ہیں انہیں مل بیٹھ کے ہی حل کرنا چاہیے۔ ایک تو ایران جو ہے وہ اٹ سیلف ایک کارنرڈ ہے نا، امریکہ کی طرف سے جو پابندیاں ہیں مجموعی طور پر دنیا کا جو اس کے ساتھ رویہ اس میں لے دے کے اس کے بعد پاکستان بچتا ہے جو مختلف موقعوں پر اس کے خلاف نہیں جاتا، اس کا ایک خاموش حمایتی بھی ہے یا اس کا مقدمہ بھی لڑتا ہے۔ ایران کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارا جو سفارت خانہ ہے امریکہ میں وہ ایک عرصے تک ایران کے لیے وہاں پر اس کی خیر سگالی کے لیے بھی کام کرتا رہا ہے، اور اس طرح کے جب آپ کے تعلقات ہوں جہاں اتنی محبت ہو، اتنا آپ کا مطلب وہ محلے داری ہو، مطلب صبح شام کا اٹھنا بیٹھنا ہو، آمنا سامنا ہو، ہمسائے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے زیادہ امپورٹنٹ آپ نے ان کا راستہ استعمال کیا، یعنی گلی میں ان کے گھر سے گزرتے ہوئے آپ نے جانا ہے دنیا تک اور انہوں نے آپ کے ذریعے دنیا تک پہنچنا ہے، تو ایسے میں پھر معاملات کو خراب نہیں کرتے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر خرابی آئی تھی تو فوراً سے اس کو ریڈو کر دیا گیا، انڈو کر دیا گیا معاملات کو، اور پھر بہتر ہو گیا، اور یہ بڑی خوبصورت تصویر ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور میرے خیال میں ابھی جو صورتحال چل رہی ہے خطہ اس طرح کے مزید حالات کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نمائندے انور عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور، بڑی مثبت پیش رفت سامنے آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشیدگی کے بعد جو پاک ایران تعلقات ہیں وہ اب بہتری کی جانب گامزن ہے۔ کیا لیٹسٹ اپڈیٹ ہے دونوں ممالک کے جو مسائل ہیں انہیں کس طرح سے حل کیا جائے گا، اور اسپیشلی دہشت گردی کو لے کے جو تحفظات ہیں اس پہ ٹیبل ٹاک کا فیصلہ ہوا ہے بالآخر؟ انور سے ہم رابطہ کرتے ہیں اور بتائیں گے کہ اس وقت جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں وہ بھی ملک میں موجود ہیں، اور یقیناً جو بات چیت ہے اس کے ذریعے مسئلے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ جس طرح سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ جو تحفظات تھے، اگر ایران کو کچھ تحفظات تھے سیکیورٹی کو لے کر تو بات کی جاتی، بتایا جاتا کہ ہمارے یہ تحفظات ہیں، اور اگر وہ تحفظات نہ سنے جاتے تو پھر ان کا جو ایکشن ہے وہ بنتا تھا، لیکن انہوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور پاکستان پہ اٹیک کیا، پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا، اور اس طرح سے حالات ہمیں کشیدگی کی جانب جاتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن جب ایک ایکشن ہوا، اس کا ریاکشن ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کشیدگی میں کچھ بہتری آنا شروع ہوگی جب ان کے وزیر خارجہ نے رابطہ کیا پاکستانی وزیر خارجہ سے۔ انور عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور، بتائیے گا، ایرانی وزیر خارجہ بھی ملک میں موجود ہیں، ٹیبل ٹاک ہونے والا ہے، کیا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟
جی بالکل، ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان پاکستان میں موجود ہیں اور آج صبح ان کی ملاقات ہوئی نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کے ساتھ۔ ون ٹو ون ملاقات کے بعد وفود کی سطح پہ مذاکرات ہوئے اور ان مذاکرات میں تمام وہ مسائل جو کہ کشیدگی کا باعث سے ان پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان اور ایران کی جانب سے اتفاق کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششیں کی جائیں گی۔ دونوں سائٹ سے تربت اور زہدان میں ایک لائزن آفیسر کا تقرر کیا جائے گا جو کہ دہشت گردی کے حوالے سے، سیکیورٹی مسائل کے حوالے سے، بارڈر تحفظات کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، ان کے دفاتر قائم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ باہمی اعتماد کو بڑھانے کے لیے تعلقات کو مزید قریب لانے کے حوالے سے یہ بھی طے کیا گیا کہ جو بارڈر مارکیٹس ہیں ان کو جلد از جلد کھولا جائے گا۔ فری ٹریڈ زونز جو طے ہوئے تھے پاکستان اور ایران کے درمیان، ان کو جلد از جلد فعال بنایا جائے گا۔ ایک اعلیٰ سطح کی ایڈوائزری کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے دونوں ممالک نے، اور اس کمیٹی کے سربراہ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ ہوں گے۔ وزارتی سطح پر یہ کمیٹی قائم ہوگی اور یہ اس تمام پاک اور ایران دوستی کے عمل کی، تعلقات کی بحالی کے عمل کی اور اس کو مزید آگے بڑھانے کے حوالے سے جو عمل ہے اس کی نگرانی کرے گی، اس پہ گائیڈ لائنز دے گی۔ دفتر خارجہ کی سطح پر بھی روابط کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے دونوں ممالک نے اتفاق رائے کیا ہے۔ کافی مثبت بات چیت ہوئی۔ آئی پی کے حوالے سے ایک بڑی چیز جو ذرائع کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر بھی بات چیت ہوئی اور ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے، بلکہ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے کوٹ ان کوٹ انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان سے مالی مسائل آئی پی میں آڑے آ رہے ہیں تو پاکستان ان مسائل کو حل کرنے کے لیے چین اور روس سے فائنینسنگ کروا سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ میڈیا میں جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے رپورٹنگ جاری ہے، کیا سرائیاں جاری ہے، وہ اکثر و بیشتر غلط فہمی پر مبنی ہے اور یہ عمل مشترکہ طور پر آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں نہ صرف روابط کو آگے بڑھانے کی بات کی بلکہ انہوں نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا گیا دونوں سائڈ سے کہ ایران اور پاکستان دونوں ایک دوسرے کی سیکیورٹی کو نہ صرف اپنی سیکیورٹی سمجھتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی خود مختاری اور ایک دوسرے کی سلامتی کا باقاعدہ احترام اچھا، انور عباس ہمارے ساتھ ہی موجود ہے، سابق سفارتکار ڈاکٹر جمیل احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں تعلقات میں کچھ بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ وہ جو کشیدگی کی فضا تھی وہ اب کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ موجود ہیں پاکستان میں اور نہ صرف بات ہو رہی ہے جو تحفظات ہیں دونوں ممالک کے ان پہ، بلکہ کچھ پروجیکٹس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ کتنا خوش آئند دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ خوش آئند بات ہے اور توقع کی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں آپ کے ناظرین کی بتانا چاہتا ہوں کچھ طاقت نے کوشش کی کہ یہ معاملہ پھیل جائے پس پردہ، لیکن اچھا ہوا کہ ان کے مضمون ارادے کامیاب نہ ہو سکے اور یہ تلخی جو واقعی میں تلخی شروع میں پیدا نظر آ رہی تھی وہ دونوں ملکوں نے اپنی حکمت عملی، اپنی سفارتکاری سے اس کو ختم کر، تو لہٰذا یقیناً اور یہ جو بات کیا ہے جس میں کہ اس حد تک کہ وہ جا رہے تھے پہلے انٹرنیشنل ٹریبونل میں جو ہماری پائپ لائن کی اس کو بھی انہوں نے کہا سپٹمبر تک کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو سیٹل کر لیں اور ہم آپ کو ٹیکنیکل مدد دیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ایران پہلا کنٹری تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا۔ ایران اور پاکستان کے ثقافتی معاملات، مذہبی معاملات، برادری معاملات، اس کے بارے میں جو ہوا ہے وہی ہماری یاد ہے۔ اور یاد رہے کہ ایران ان دو ملکوں میں سے ہے جو اقوام متحدہ میں بھی کھڑا ہو کے جس کا صدر کشمیر کی بات کرتا ہے، حالانکہ اور کوئی ملک ایران اور ترکی کے علاوہ کوئی اور ملک اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے تو ہمارے یہ جو ہمارا ایک اس میں تھوڑی سی بدمزی پیدا ہوئی اور جس کو رشیا نے کہا کہ یہ دوسروں کے ہاتھ نہ کھیل جائیں ایران اور پاکستان، آج ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ تیسری قوتیں جو ہیں وہ کوشش میں لگی ہیں، تو اس میں کوئی بعید القیاس نہیں ہے، اس لیے کہ جو اس وقت جیو پولیٹیکل تناظر چل رہا ہے، جو اس وقت خطے میں حدت اور شدت بالکل ایسا ہی ہے غزہ کی وجہ سے، تو وہ ایران پاکستان اگر کود پڑتے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تو وہ حدت اور شدت دونوں میں بدل جاتی اس پورے خطے میں، اور یہی چاہتی تھی کچھ
और डॉक्टर साहब आपसे बात करने से पहले मैं बात कर रही थी कि जो सिचुएशन है खित्ते की, यकीनन अभी इस तरह की मज़ीद सिचुएशन का खित्ता मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अफ़गानिस्तान की भी हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, पे दर पे वाक़यात हुए हैं, उनके पीछे अफ़गानिस्तान का हाथ है। एक दफ़ा फिर से एक हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन हुई है और इस बात का प्रूफ मिल चुका है कि अफ़गानिस्तान इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। पाकिस्तान बारहा ये कह चुका है कि अफ़गानिस्तान से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये वारदातें हो रही हैं, लेकिन इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। आप किस तरह से देख रहे हैं दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है, अगर हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बात करें तो इस तरह के हालात में तो उसमें मज़ीद इजाफा होगा? कि अफगानिस्तान रात की सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान इस्तेमाल हो रहा है और इसकी वजह से वहाँ को भी हवा दे रही और बाकी वहाँ कुछ टेररिस्ट शामिल और हमारे कुछ यहाँ के नाराज बलोच जो गए उनको भी उसको दबाम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इस मामले थोड़ी फॉरेन ऑफिस को और बाकी हमारे महकमों को थोड़ी गहराई जाना पड़ेगा और थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी इस पे। उसके बगैर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है और उसकी वजह ये भी है। दूसरी बात, अफगान से हमने बहुत ज्यादा तवक्को कर ली थी मुनसर उन पर, लेकिन वो हकीकत पर मुबनी नहीं थी। अफगान तालिबान और वो एक ही कजन है और शुरू से उन्होंने एक साथ जद्दोजहद की और लड़ाई की है अपने तो आज उनको सपोर्ट न करना अफगान तालिबान के लिए मुश्किल हो रहा है। इसका सबूत यूँ है कि जब पाकिस्तान मांगा जब अफगान तालिबान हुकूमत संभाली तो उस वक्त 800 कैदी जिसमें हम सरकार के लोग उन्होंने एक भी हमारे हवाले नहीं किया। तो 2 साल पहले ही मैं ये कहता रहा हूँ कि ज़्यादा तवक्कुआत न लगाएं, तो लिहाजा वो उसमें हमें थोड़ी मेहनत करनी। डॉक्टर साहब, आप यकीनन दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कुछ मेहनत मज़ीद करने की ज़रूरत है। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई अफ़गानिस्तान को, अफ़गानियों को जो यहाँ पे मुकीम थे और बहुत अरसे से पाकिस्तान ने उनको पनाह दी हुई थी, कहा गया कि भाई अब आप वक्त आ गया, आप अपने मुल्क चले जाएं। इस तरह की दीगर कुछ पॉलिसीज़ भी की गई। आपको क्या लगता है कि अब सख्त कुछ पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, इससे भी ज़्यादा, और ग्राउंड पे कुछ इनएक्शन होने की ज़रूरत है? बात और जो अमल हमें आज से 2-3 दिहाइयां पहले करना था वो शुक्र है कि अभी हम कर लें और ये हमारा एक इस्तेहकाक है कि मुल्क का भी इस्तेहकाक कि हम ये बहुत अच्छा था। इसमें तकरीबन 6.5 लाख के अफगान को बेशक अपने कागजात बनवा के वापस आ जाएं मुताबिक, लेकिन जो तरीके से यहाँ चल रहा था उसकी वजह से हमारी क्राइम में इजाफा हो रहा था, उसकी वजह से लोगों को चुपका भी मसला मिल रहा था। और दूसरी बात कि हमारा एक ओवरबर्डन हो और साथ साथ इसमें हमारे जेनेवा एकॉर्ड है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। चाहे यूएनएचसीआर कुछ भी कहे, लेकिन हमने यूएनएचसीआर को बताया कि दुनिया का कोई इलाका बता दें जहाँ के डॉक्यूमेंट के बगैर आदमी रह सकता हूँ। तो लिहाजा हमने ये मामला एक फाइन बात थी और इस तसलसल को जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान कोई खिलवाड़ तो नहीं है कि जिस दुनिया में जहाँ से कोई उठे और वो फर्मी हो बांग्लादेश हो बगैर के पाकिस्तान में आ जाए। तो ये एक अच्छा कदम था जिसकी मैंने हमेशा पजराई की है जब से कदम उठाया गया है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाक ईरान ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई है, टेबल टॉक हो रही है, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को भी बहुत दफ़ा दावत दी है कि बैठ के मसले का हल निकालना चाहिए, लेकिन जो हमारा बरादर मुल्क है उसने कभी इस जानिब तवज्जो नहीं दी है। बरादर मुल्क का मैंने जिस तरह के बताया कि पसी पर्दा जो महरिकात वहाँ इंडिया की तरफ से चल रहे हैं उसको गैर फाल करना बहुत ज़रूरी होगा और उसको गैर फाल करने के सबसे बात ये कि जो हमारे रीजनल तनाजुर में पाकिस्तान भी सरे फहरिस्त है, चाइना, ईरान, ताजिकिस्तान और बाकी जरिए ये सारे जो ममालिक बॉर्डरिंग, लेकिन सबसे अहम घटना इसमें और ईरान जिनके के वहाँ अपने स्टेक्स हैं और इनके अपने भी वहाँ एक बहुत बड़ा अच्छा नेटवर्क है, उनको इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि चाइना से जो रेलवे लाइन बन रही है तो
किलोमीटर और वो जा चुकी है अफगानिस्तान और वहाँ से बढ़ रही है। ठीक, तो चाइना बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफगानिस्तान में, ईरान अब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उस चीज़ों को भी लेवरेज। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका टेक आ गया। डॉक्टर जमील अहमद साबिक सफारतकार हमारे साथ मौजूद थे, और जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के मंसूबे बन रहे हैं, एक बार फिर से वो बेनकाब हुए हैं, इस पर हम डिस्कस कर रहे थे। और यही बात हो रही थी कि जिस तरह से अभी पाक ईरान ताल्लुकात में बेहतरी आई है, टेबल टॉक हो रही है, इस तरह से अफगानिस्तान के साथ भी बाकायदा तौर पर होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। हाँ, कोशिश करते रहे, लेकिन उस तरफ से जो है हमें आप कह लीजिए कि खातिर जवाब नहीं मिला, कोई बेहतर जवाब नहीं मिला। खैर, ये खारजा सतह के चैलेंजेस हैं। हम ज़रा अपने कुछ लोकल मसाइल की बात कर लेते हैं। आज तारीख हो गई है जनाब 29, और ऐसे में फ़िक्र लाहक हो जाती है पेट्रोल का क्या बनेगा। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। डेफिनेटली ये वो ख़बर नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन ये ख़बर है, और ये वो एक ख़बर है जो हमने आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि ये 29-30 तारीख को आके फिर बेचैनी, बेकरारी और इस तरह की सी जो कैफियत होती है, क्या बनेगा, क्या होगा, कितने पैसे बढ़ेंगे, कितने पैसे कम होंगे, तो हमने कहा कि उसका जवाब है माइंड आप मेकअप कर लें। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये का इजाफा है, 7 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर तक इसमें इजाफा हो जाएगा, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 10 पैसे का इजाफा एक्सपेक्टेड है। लाइट डीजल की जो फ़ी लीटर कीमत है वो 55 पैसे तक बढ़ने का इम्कान है। और वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करना शुरू हो गई हैं, और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपके ऊपर भी आएगा। और कुछ अरसे तक ये इम्पैक्ट नहीं आया, तो कीमतें जो है वो मुस्तहकम रही। अब 7 रुपये बढ़ रहे हैं, तो देख लेते हैं, क्या पता निगरान वज़ीर आज़म बोले कि क्योंकि मैं जा रहा हूँ और जाते जाते मैं ऐसा कोई गम कौम को नहीं देना चाहता, नहीं बढ़ा। आई विश कि ऐसा हो जाए। खैर, अभी आपको बताएं कि जो सहाफ़ी हैं उनके ख़िलाफ़ नोटिस फ़ौरी वापस लिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स जो हैं वो जारी किए गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने कहा है कि बार बार कह रहा हूँ कि कब तक माजी की गलतियों को दोहराएंगे, हम तो गलतियाँ तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, ये तो बस मौका देखा जाता है। मुझसे गलती हुई है तो मुझ पर उंगली उठाएं, अगर उंगली नहीं उठानी तो मेरी इस्लाह नहीं होगी, तनकीद करेंगे तो मेरी इस्लाह होगी। तो बल्ले का निशान बेसिकली जब वापस लिया गया था, और कुछ सहाफ़ियों ने इस मौके पर तनकीद की थी या अपनी राय का इजहार किया था, और ये कहा जाता है कि जब फैसला जारी हो जाए तो पब्लिक डोमेन होती है और उस पर फिर लोग बात कर सकते हैं। तो चंद सहाफ़ियों को FIA की तरफ से नोटिस जारी हुए थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में फौरी तौर पर ये नोटिस वापस लेने का कह दिया, और बड़ी अच्छी और खुशाइन खबर है। आज़ादी इजहार राय का मामला है, ये इजाज़त होनी चाहिए, और पब्लिक डोमेन के मामलों पर कमेंट करने की भी कम से कम हमें इजाज़त दे ही देनी चाहिए। खैर, अदालतों की हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं PTI की रहनुमा सनम जावेद की, जिनकी रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी हो गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की। पुलिस ने शादमान में दर्ज एक दहशतगर्दी के मुकदमे में, जिसका नंबर है 768, उसमें उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। और बेसिकली जो इल्ज़ाम है सनम पर वो ये है कि नून लीग का दफ्तर जलाया है उन्होंने, उसमें उनकी ज़मानत हो गई थी, लेकिन एक और मुकदमा जहाँ पर दहशतगर्दी की दफ़ात हैं और मुकदमा नंबर है 768, उसमें अब उनकी गिरफ़्तारी हो गई है। तो ये आड़ियाँ जाड़ियाँ लगी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और उबैद, ये भी एक रिवायत सी कायम हो गई है, जब भी खबर आती है कि जी रिहाई मिल गई है तो फौरी जहन में आता है कि वेट, नहीं, जब भी ऐसी खबर आती है बेसिकली तो हम तो ये कहते हैं कि दूसरा मुकदमा कौन है, किसमें गिरफ्तारी हो सकती है। एग्जैक्टली, तो पता चल जाता है कि छूटेगा नहीं छूटेगा। खैर, अभी इम्पॉर्टेंट एक इशू उबैद, इसको हम डिस्कस करते हैं। कराची का रुख करते हैं, जिसका इलाका है नॉर्थ नाज़िमाबाद, जहाँ पे 2 पार्टीज़ के जो कारकुन हैं वो आमने सामने आए, पीपल्स पार्टी और MQM। जनाब, मुद्दा क्या था, वजह क्या थी? झंडा लगाने का एक मामला था, लेकिन ये इतना ज़्यादा संगीन हो गया कि जब तसादुम हुआ तो एक कारकुन एक जमात का जाँ बहक हो गया, ज़ख्मी हो गया। फिर जब मुश्तिल हो गए वहाँ पे कारकुनान, 2 गाड़ियों को आग लगा दी गई। MQM ने पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आसिम हुसैन को इस तमाम तर तसादुम का ज़िम्मेदार करार दे दिया है। तो खैर, MQM डॉक्टर आसिम हुसैन पर इल्ज़ाम लगा रही है, और पीपल्स पार्टी ये कहती है कि MQM जो है वो धमकियों पर उतर आई है, और ये वही पुरानी MQM है, पुराने डगर पर चल रही है। अलबत्ता झंडा मतलब किसी भी सियासी जमात ने अगर लगाना था, उस पर एक मसला शुरू हो गया, एक परेशानी शुरू हो गई, और फिर आपस में जो उलझाव था उसके बाद तसादुम की वजह से एक शख्स ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। 2 अफराद इस वक्त अस्पताल में हैं, 2 लोगों की गाड़ियाँ जल गईं। तो एक झंडा था, अगर उस जगह पे 2 झंडे लग सकते थे तो भाई 2 लगा लेते।
कम अज़ कम एक बंदा ज़िंदा होता, 2 लोगों की गाड़ियाँ बची हुई होती, लेकिन खैर कौन समझे कौन समझाए। नाज़िमाबाद में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके हमारे कारकुन को शहीद किया है। ये मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कहा गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वो सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं और वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये डॉक्टर आसिम हुसैन की तरफ से हुआ है। गोलियाँ चलाने वाले पुलिस मोबाइल के साथ खड़े थे, जिसकी वीडियो भी है, और डॉक्टर आसिम हुसैन के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। हमारे जो कारकुनान पर इस वक्त जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, हम खामोश नहीं बैठेंगे। पहले मल्टी चौक पे आकर हमारे झंडे उतार कर अपने झंडे लगा रहे, कारकुनों ने जब रोका तो हाथापाई करके चले गए। पुलिस के साथ 4 पुलिस की मोबाइलें उस वक्त मौजूद थी। जब वापस आए हैं हमला करने के लिए, 4 पुलिस की मोबाइलों के साथ आए। डॉक्टर आसिम के कहने पर आए, वो साथ आए, डॉक्टर आसिम के कहने पर आए और बाकायदा आकर उन्होंने मारने के लिए आए पूरे हथियार बरदार जत्थे के साथ। पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम पर अफरा तफरी फैलाने का इल्ज़ाम, यानी दोनों जमातें जो हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं। सईद गनी साहब ये कह रहे हैं कि ये शफाफ तरीके से इलेक्शन नहीं जीत सकते और मुस्तफ़ा कमाल खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में पीपल्स पार्टी वो कह रहे हैं कि ये उनका इलाका है और मजबूत है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी का गढ़ है। तो सईद गनी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मजीद क्या कह रहे हैं? पूरे वाक़े की और कराची शहर में जो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है, उसका अगर कोई ज़िम्मेदार है तो मुस्तफ़ा कमाल है। उसकी पिछली कई आप 15 दिन की 20 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाएं, उसकी तकारीर उठाएं, सिवाय पीपल्स पार्टी को गालियां देने के, धमकियां देने के वो कोई काम कर नहीं रहा। लिहाजा अगर हमें इस शहर में अमन कायम रखना है तो हमें कोई सख्त इक़दाम इदारों की तरफ से उम्मीदें कर लेंगे। ये मुतालबा किया था इलेक्शन कमीशन से भी, मैंने मुतालबा किया था कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी कि खुदा के लिए कराची के अमन को बरकरार रखने के लिए जो ये चंद वाक़यात मैंने आपको गिनवाएं इससे पहले, उस पर कार्रवाई करें, उसको रोकें। अगर आप नहीं रोकेंगे इनको शय मिलेगी और ये अपनी रिवायती दहशतगर्दी के ऊपर उतर आएंगे। तो ये तो हो गए सईद गनी। अब एमक्यूएम के जो कन्वीनर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनकी भी बात सुनिए। वो ये कहते हैं कि सारी हदें पार हो गई हैं, आखिरी 10 दिन में बता दिया जाए कि हमारे साथ ये होना है, शहर काम ख़राब हो रहा है, पुलिस इस जुल्म में बराबर की शरीक है और हमसे ये भी कहा जाता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम मुश्तइल ना हों, एहतजाज ना करें, हम तो पुलिस के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं। किस बात का तावान है जो इस शहर से बार बार लिया जा रहा है। इस इंतखाबात में ये छठा शहीद है। आपने जो कब्जा किया हुआ था कराची के आउटस्कर्ट्स पे, हम इनको चैलेंज करने जा रहे हैं तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ और आप अब नाज़िमाबाद में जाकर आपने हमारे दफ्तर पे हमला किया है। खैर सियासी जमातें हैं एक दूसरे पर फायरिंग का इल्ज़ाम लगा रही हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इस नतीजे पर ही नहीं पहुंच सकी है फायरिंग हुई कैसे, किसने की। DIG वेस्ट हैं आसिम कायम खानी साहब, उन्होंने मीडिया से बात की और वो बड़े बेनियाज साबित हुए। उन्होंने कहा कि हुई तो है लेकिन पता नहीं कि कहाँ हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, और अभी तक हम तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को असलहा साथ ले जाने की वैसे इजाज़त नहीं है। तो पुलिस जो है वो अभी तक इस नतीजे पे नहीं पहुंची है कि किस जमात की जानिब से फायरिंग हुई है। वो कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर हम जमातों की बात करें तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करती हुई नज़र आ रही हैं। MQM कह रही है कि पीपल्स पार्टी ने किया और उन्होंने तो पीपल्स पार्टी के जो डॉक्टर आसिम है उनको निशाने पर लिया। वो कह रहे हैं कि इनको ये टास्क मिला हुआ है कि इस तरह की जो वाक़यात हैं ये आपने और अफरा तफरी जो है वो आपने फैलानी है। और दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी है वो कह रही है कि ये MQM की रिवायत रही है, MQM ये कर रही है। लेकिन पुलिस अभी तक कह रही है कि अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी तक हमें नहीं पता चला कि किस जमात की जानिब से ये जो है वो फायरिंग हुई है और इन्वेस्टिगेशन के बाद हम बताएंगे कि कौन इसमें मुलव्वस है। परेशान कुन सूरत हाल है, कराची की बड़ी मुश्किलों से सारी सूरत हाल से जान छूटी थी और अलमिया ये है कि एक बार फिर जो है ये सिलसिला शुरू हो गया है। तो मामलात हैं क्या, जा किस तरफ रहे हैं, ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। अरशद बोरा साहब में ज्वाइन करें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हैं। अरशद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने एक न्यूज़ के लिए वक्त निकाला है। ये तो वो चीज़ें थी जिन्हें हम पीछे छोड़ आए थे और हमें ये कहा गया था कि अब कराची में अमन की जिम्मेदारी आप भी ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी कहती थी हमारे होते हुए अमन बहाल होगा। ये महज चंद दिनों में क्या हो गया? ये तो फिर मुझे पुराना कराची याद दिला रहे हैं आप लोग।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بڑا کلیئر ہے, ایویڈنٹ ہے کہ فائرنگ سے جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کا کارکن جو ہے وہ شہید ہوا ہے. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے, ظاہر سی بات ہے اپوزٹ سائڈ سے فائرنگ ہوئی ہے تو پھر وہ شہید ہوا ہے. دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں یہ بڑی محنت کی تھی اس پہ, کراچی سے رو کا تسلط ختم کیا تھا, یہاں سے دہشت گردوں کا قلعہ کما کیا تھا, اور یہ ایم کیو ایم کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر جو ہے پیار محبت امن کا پیغام دے کر, اور روزانہ کی جو یہ 20-22 لاشیں گرتی تھیں وہ لاشیں گرنا بند ہو گئیں. ہم متحدہ قومی موومنٹ نے ایون اپنا لیڈر جو ہے اس کو ہٹا دیا صرف اس وجہ سے کہ جو ہے وہ رو کے ساتھ ان کے لنک اور تمام باتیں جو ہے وقت کے ساتھ ثابت ہو گئی تھی. تو ایم کیو ایم تو امن چاہتی ہے, ایم کیو ایم امن چاہتی تھی, اور ایم کیو ایم جو ہے اس شہر کو امن دینے والی حقیقتاً جو ہے وہ ایم کیو ایم ہے, کیونکہ یہاں پہ آج ایم کیو ایم میں سوراب گوٹ سے ایک پٹھان بھی لڑ رہا ہے, اور بلوچ ہمارے ساتھ ہیں, سندھی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. تو نہیں, اس میں ارشد صاحب اس میں ہوا یہ کہ جو صورتحال تھی اس میں رو کا تسلط آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ لیاری میں جو امن کمیٹی تھی اس کے بارے میں بھی دعویٰ ہے وہ ختم ہو گئی, تو اب کراچی میں پھر یہ سب کر کون رہا ہے؟ بتانے جا رہا تھا, آپ نے بیچ میں روک دیا. دیکھیں وہ یہ 2 سال سے ڈاکٹر عاصم کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ان کے حوالے کر دیا گیا تھا, اور وہ 2 سال سے جو ہے پیسوں کی بیس پر لوگوں کو خرید رہے تھے. لوگوں کو جو لوگ لندن ایم کیو ایم سے وابستہ تھے ان لوگوں کو انہوں نے پیسے دے دے کر خریدا ہے, اپنے ساتھ شامل کیا ہے پیپلز پارٹی میں, اور گریجولی پھر جو ہے یہی ہوتا چلا گیا کہ جو ہمارا ایم کیو ایم کا جو ونگ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں ایم کیو ایم لندن کے, وہ لوگ جب وہاں چلے گئے تو ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے سوائے دہشت گردی کے اور غنڈہ گردی کے. تو دیٹس واٹ دے آر ڈوئنگ. اور وہاں پہ غرض یہ کہ یہ پوزیشن ہوتی تھی کہ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر عاصم کے پوچھے بغیر ایک قدم نہیں آگے بڑھا سکتا تھا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں. ڈاکٹر عاصم کی مرضی کے بغیر وہاں پہ کوئی عملہ جو ہے اس کی ٹرانسفر نہیں ہو سکتے تھے. جس کو لگانا ہو اس کو ڈاکٹر عاصم لگاتے تھے, جس کو ہٹانا ہو اس کو ڈاکٹر عاصم ہٹاتے تھے. تو یہ کنٹرول تو تقریباً 2-3 سال سے ڈاکٹر عاصم نے لیا ہوا تھا. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم کیو ایم کے وہ لوگ جو ایم کیو ایم سے فارغ ہوئے ہوئے تھے ان کو لے جا کر اگر زرداری صاحب سے میٹنگیں کروائی ہیں ان پہ مطلب بیسیکلی انہوں نے دست شفقت رکھ دیا. مجھے اب یہ پوچھنا ہے کہ اب یہ گزشتہ 6-8 دنوں میں 10 دنوں میں یہ ہو گیا, آپ نے الیکشن کمیشن سے بات کی, نگران حکومت سے بات کی, کہیں شکایت درج کروائی, کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ سامنے ایف آئی آر جو ہے وہ پولیس کہہ رہی تفتیش کریں گے. ارے تفتیش تو پہلے ایف آئی آر کاٹو گے یا تفتیش پہلے کرو گے؟ آپ کے پاس جب شکایت لے کے آ رہے ہیں, آپ کے پاس جس لڑکے کی شہادت ہوئی ہے, جس محلے گلی کے لوگ ہیں, اگر آپ کے پاس وہ شکایت لے کر آ رہے ہیں تو آپ کو کم از کم اس کی ایف آئی آر تو کاٹنی چاہیے. آپ ایف آئی آر کاٹنے پہ بھی تیار نہیں. اس طرح 8 فروری 2024 کا دن, تو پھر کراچی میں آپ کیسے کہہ رہے تھے کہ 15-18 سیٹیں آپ کی ہو جائیں گی اور پولیس بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گی اگر یہ حالات ہو گئے؟ دیکھیں یہ جو پیپلز پارٹی نے پیغام دیا ہے تو ہم جانتے ہیں, ہمیں بھی طریقہ پتہ ہے, ہمیں مجبور نہ کیا جائے. ہم یہی جو ہے اداروں سے ہم جو ہے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم ایڈمنسٹریشن سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم الیکشن کمیشن سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان چیزوں پر اگر آپ نے سخت ایکشن نہ لیا تو پھر جو ہے یہ خون خرابہ اللہ نہ کرے ہوگا. آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ سخت ایکشن لیں تاکہ الیکشن جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہو جائے. پیپلز پارٹی کی تو یہ سازش ہے, پیپلز پارٹی کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے, اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے, دیکھیں پیپلز پارٹی نے ابھی تھوڑے دنوں پہلے جو ہے یہاں پہ ہمارے جو ہے بلدیہ کالونی کی طرف وہاں پہ بھی باپ بیٹے کو شہید کیا, ٹھیک ہے نا. نہیں لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی طریقہ آتا ہے, تو یہ طریقہ وہ 2016 سے پہلے والا تو نہیں ہے. دوسرا یہی وہ الزام ہے جو پیپلز پارٹی آپ پہ لگا رہی ہے کہ آپ پرانے طریقوں سے آپریٹ کر رہے ہیں, صرف یہ ظاہری ہے کہ ہم نے امن بحال کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو وہی ہیں لندن والے. یہ آپ کو 2016 کے بعد نظر نہیں آیا؟ 2016 کے بعد سے آج تقریباً جو ہے 2024 میں بیٹھے ہوئے 6 سال میں آپ کو یہ نظر آیا کہیں؟ مجھے یہ بتا دیں, آپ خود بتا دیں کہ 6 سال میں کراچی میں امن نظر آیا؟ کیا پیپلز پارٹی امن لے کر آئی تھی؟ تو یہ آج اگر جو کوئی مر رہا ہے تو آپ کے سامنے موجود ہے نا, آپ کے سامنے اٹ از ویری مچ کلیئر کہ پیپلز پارٹی نے ہی جو ہے چماڑی کے علاقے میں ہمارے لوگوں کو مارا. ابھی مہینہ 1.5 مہینہ پرانی بات ہے.
اس سے پہلے ہمارے 2 کارکنوں کو شہید کیا, آج یہ حرکت کی ہے. تو پیپلز پارٹی تو وہ ایکٹیو چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہاں پر جو ہے پرانا والا ماحول بنے, کسی طریقے سے جو ہے وہ کیٹلسٹ کا کام کیا جائے اور یہاں پر جو ہے ماحول کو جو ہے پرفزا نہ رہنے دیا جائے, امن و امان خراب کیا جائے. چلیں وی کین ہوپ اینڈ پرے کہ ایسا نہ ہو. جو بھی یہ چاہ رہا ہے کہ پرانے ماحول کو تازہ کیا جائے یا پرانے حالات کو جو ہے وہ زندہ کیا جائے, اللہ کرے نہ ہو, کیونکہ بڑی مشکلوں سے کراچی والوں کی جان چھوٹی ہے. ارشد وورا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان دنوں میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے کارکن جو ہیں وہ مارے جائیں. ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. ہمیں یہی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو پولرائزیشن ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے اور لوگوں کو کو ایگزسٹنس کا جو معاملہ ہے اس پر جو ہے وہ آ جانا چاہیے, اس فارمولہ پر عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے کہ آپ اور میں, ہم دونوں ساتھ بھی ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہوئے بھی. اس کے لیے کسی کا مرنا ضروری نہیں ہے, یعنی ایک پول پہ 2 سیاسی جماعتوں کے جھنڈے بھی ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ پول کسی ایک سیاسی جماعت کا ہے. تو اللہ کرے ہمیں یہ ہوش آیا عقل ہے. ایگزسٹنس جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کیونکہ انتخابات ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر جماعت کو یہ حق ہے اپنی کیمپین بھی کر سکے, وہ عوام کے پاس بھی جا سکے, اپنا منشور بھی عوام کے سامنے رکھے, عوام کی رائے بھی وہ جاننے کا حق رکھتی ہے. تو ہر جماعت کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ وہ یہ سب کچھ انتخابات سے پہلے کرے, اور کسی جماعت کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری جماعت کو نیچا دکھائے. اور کسی سیاسی جماعت کے پاس, یہ بہت قابل غور جملہ ہے کہ یہ حق کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے کہ وہ دوسری سیاسی جماعت سے لیول پلینگ فیلڈ چھینے. یہ حق سیاسی جماعتوں کا نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ان لوگوں نے تو ایک دوسرے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنی ہے, پرووائڈ کرنی ہے لوگوں سے, لے کے جو لے کے جا رہے ہیں, چھین رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے سے نہیں چھیننی, کیونکہ یہ ان سے واپس لینی ہے. ہر جماعت کا بنیادی حق ہے, اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے جو انتخابات سے پہلے کی گہما گہمی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کیونکہ انتخابات میں بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں, اب تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کوشش کریں گی کہ وہ بھرپور انداز میں عوامی مہم جو ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, زیادہ سے زیادہ وہ جلسے جلوس کریں, اپنا منشور بھرپور انداز سے پیش کریں. لیکن اس بیچ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہیں, جیسے کہ ابھی ایم کیو ایم کے ایک کارکن جاں بحق ہو گئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اتنا تصادم بڑھا کہ گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی. خیر ویل ہیو ٹو کٹ اٹ شارٹ. اور اس وقت ایک بڑی اہم اور زبردست خبر یہ آ رہی ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے. ISPR کے مطابق اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا, اور یقینی طور پر جو صورتحال تھی, کشیدہ تھی, جس میں کچھ تناؤ تھا, سفراء واپس ہو چکے تھے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے معاملات کو پھر سے سنبھالا گیا. سفیر جو ہیں وہ اپنے اپنے اسٹیشنز پر واپس گئے. ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آئے ہیں, اور آج جب انہوں نے دفتر خارجہ کا وزٹ کیا, وہاں پر جلیل عباس جیلانی کے ساتھ انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ان دونوں ممالک کا جو مشترکہ چیلنج ہے وہ دہشت گردی, اور تیسرے ممالک کا اس میں انوالو ہونا یقیناً کوئی اچنبے کی بات نہیں, کوئی شبے کی بات نہیں ہے. یعنی وہ اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ تیسرا ملک جو ہے وہ اس معاملے کو مینیپولیٹ کرتا ہے. اور اب آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے, جس کے مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی ہے, اور اس موقع پر جو مجموعی صورتحال ہے اس کو ڈسکس کیا گیا. اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں, ہمارے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق بتائیے گا, لیٹسٹ اپڈیٹ یہ آ رہی ہے سپہ سالار سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے. جی بالکل, جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں امیر عبداللہان, انہوں نے آرمی چیف ٹھیک ہے, ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے, ایرانی وزیر خارجہ جو کہ پاکستان میں موجود ہیں, اس سے پہلے ان کی ہمارے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے سپہ سالار سے بھی ملاقات کی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کشیدگی کی صورتحال تھی, جو تناؤ کی صورتحال تھی, اس میں کچھ بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایکشن اور ریاکشن ہوا, اس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا, بات ہوئی کہ ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے, معاملات اس طرح سے حل ہونے چاہیے. پھر ایرانی وزیر خارجہ جو کہ اب پاکستان میں موجود ہیں مختلف ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور یہی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی ایشوز ہیں, جو بھی ریزرویشنز ہیں, جو بھی تحفظات ہیں, انہیں مل بیٹھ کے اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کو ہمیں سالو کرنے کی ضرورت ہے. جو ان کا سکیجول ہے وہ یہ رہا کہ اس سے پہلے ان کی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی. صدیق ساجد بتا رہے تھے آپ ملاقات کا حوالہ. جی بالکل, اس کا باضابطہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ISPR کی جانب سے, اور ایک
اور علاقائی سلامتی انتہائی مقدس ہے اور اس کا احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ریاستی تعلقات کا سب سے اہم جزو ایک دوسرے کی سلامتی کو مقدم رکھنا ہے۔ نیشنل گورنمنٹ دونوں ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ اس خطرے سے نمٹا جائے گا اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشیں جو ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ مربوط وابط اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر بھی زور دیا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دو طرفہ تاریخی مذہبی اور ثقافتی باتوں کو اجاگر کرتے ہوئے دونوں جانب سے باہمی تعلقات کو متحرک کرنے کا بھی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ صدیق ساجد، اس ملاقات کا احوال آپ ہمیں بتا رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی دی نیوز روم سے آج کے نیوز روم سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے روڈ ٹو الیکشن، ایک نئے حلقے اور دیگر معاملات کے ساتھ، لیکن کل اللہ حافظ۔